तुझे कातिया को नहीं मारना, कातिया के डर को मार। कातिया खुद ब खुद मर जाएगा। शिवानंद जी यार, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोगों का। आनंदेश्वर द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको रिसेंटली दोनों को एक सीरीज में देखा जिसका नाम है सिक्सर, जिसका सीजन 2 आया है जी। अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, इंडिया पाकिस्तान मैच के अंदर हमने पाया कि 3 मैचेस में भारत के प्लेयर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। तो डर मेरा ये था कि मुझे ऐसा लगा कि सूर्या हमारे जो कप्तान है वो थोड़े ज्यादा बड़बोले हो चुके थे पहले ही। हमें डर लग रहा था कि कहीं यार हार गए तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी यार। आपका फेवरेट क्रिकेटर जो जिसके सिक्सर्स आपको बहुत पसंद है, या आइकॉनिक सिक्सर्स जो आपको याद? MSD 2011 का फाइनल का छक्का भाई। आपने वापस नाराज कर दिया कोच साहब को ये बोल के। मतलब मेरा जो बाइसेप्स है वो जयसूर्या और AB डिविलियर्स का 4 आर्म है सर, वो यहाँ ऐसा शेप है। मतलब वो अपने हाथ से अगर इसे किसी को मारे तो आदमी बैठ जाएगा। क्रिकेट एक धर्म है, तो धर्म का साथ लेके मैं इलेक्शन करूंगा। तो जब ये बोलते धर्म तो हमको लगता मंदिर कुछ आएगा, पता चलता हो तो मैदान में पहुंच गया। It will only be used for peaceful. Why or missile is not? No, I don't mind pointing. इनका पहला मुझे आज भी याद है, इनकी पहली जो कहानी ये लेके आए थे जिसपे मेरी जॉब लगी है, उसका नाम था टेररिस्ट कॉल सेंटर। मैं तो बेतिया वापस चला गया होता, टीवी की दुकान डाली होती। मेरा सब जो आते हैं ना वो कॉलेज में, ये बड़ा शिवानंद जी यार, आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पे। आनंदेश्वर द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैंने आपको रिसेंटली दोनों को एक सीरीज में देखा जिसका नाम है सिक्सर, जिसका सीजन 2 आया है जी सर। सीजन 1 में भी बहुत पसंद किया था, सीजन 2 थोड़ा और आगे बढ़ गया है और नई नई चीज़ें हो रही है। सीजन 1 में आप खाली ताली बजा रहे थे स्टेडियम से बाहर, लेकिन अब आप खेलने उतर लोगों को बहुत सरप्राइज कर देते हैं। फिर आप पॉलिटिक्स में भी उतर रहे हैं और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। बहुत फनी ओवरऑल रहा। इसके अलावा मैंने आपको सिटाडेल में इससे पहले देखा था, सिटाडेल जो आई थी वरुण के साथ, वो अच्छी थी। मैंने आपको ग्राम चिकित्सालय में बहुत एडमायर किया, क्योंकि मैंने सेना भी देखा, जो सेना सीरीज थी आपकी, लेकिन ग्राम चिकित्सालय एक ऐसा काम, तो मुझे लगता है आपका बेस्ट काम है वो। क्योंकि आप बिहारी मूल का एक किरदार वहाँ प्ले करते हैं, आप शायद ओरिजिनेट वहीं से करते हैं। तो आपका जो पूरा लहजा जो आया वो मुझे नहीं लगता सीखने की जरूरत रही होगी, तो और एक्टर्स उसको नहीं कर पाए। आपने बहुत सहजता से वही टोन, जैसे लड़के को लड़का आप जैसे बोलते हो, बहुत मजेदार वो तरीका। दूसरा, वो ओवरऑल सीरीज मुझे लगता है जितना उसकी तारीफ होनी थी उतनी हुई नहीं उस सीरीज की, क्योंकि जैसे आप अगर देखोगे, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा उसमें वो लगा जो उसका एक फिलोसॉफिकल अंडरटोन होता है। एक आदमी है, उसने घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया है, और लास्ट बार वो अपने घर आया है अपनी बीवी से कुछ मांगने लास्ट बार, और उस दौरान उस औरत की जिंदगी में सबसे ट्रेजिक चीजें घट रही है। उसका कहता है ना कि उसका छत उसके सर पे गिर गई, आसमान गिर गया है, और उस समय में भी वो उस चीज को स्टिक करता है। और बाकी किरदार रियलाइज करते हैं कि अच्छा ये फिलॉसफी इसकी, या लाइफ को लेके, या स्पिरिचुअलिटी को लेके इसका जो है, वो भी थोड़ा थोड़ा उसको महसूस करने लगता है। जो मुझे लगा कि गाइड के बाद अगर कोई मैंने ऐसा देखा, ये तो बहुत बड़ी बात है। राइटर हमारे जो हैं शो के बड़े खुश हो जाएंगे हमारे क्रिएटर दीपक मिश्रा अरुणा। तो मैं कह नहीं पाया उस दौरान, या मैं उस पर लिख नहीं पाया, लेकिन मेरे मन में वो चीज़ रह गई। बाकी ओवरऑल सीरीज बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गाँव में जाते हुए तो सिक्सर पे बात हम शुरू करते हैं। सिक्सर से, सिक्सर सीरीज में अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो इंडिया पाकिस्तान मैच के अंदर हमने पाया कि 3 मैचेस में भारत के प्लेयर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। और फिर लास्ट में थोड़ा सा ऐसा ह्यूमर भी हुआ कि ट्रॉफी लेके कोई भाग गया, जो कि आमतौर पे आप लोगों के स्किट्स जो हुआ करते थे उनमें या स्पूफ्स में हम देखा करते थे। तो मैं उस पर भी जानना चाहूंगा कि क्या उस पर गुंजाइश है बनने की। पर ये देखना है कि एक शब्द आया, जैसे प्रेस वार्ता में सूर्य कुमार से पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कई बार खेल भावना से ऊपर भी कुछ चीजें होती हैं। जी। देश के साथ चलना जरूरी होता है, ये उनका कहना था। सिक्सर सीजन 1 में भी एक स्पॉट आता है जहाँ आपका किरदार होता है निक्कू। तो निक्कू बड़ा एरोगेंट सा कैरेक्टर है, उसको लगता है कि मेरे जैसा प्लेयर ही कोई पैदा नहीं हुआ और मेरे को आउट करने वाला पैदा नहीं हुआ है, और बहुत छक्के मारता है भी, बहुत अच्छा प्लेयर है। तो एक मोमेंट आता है जहाँ पे वो टीम स्पिरिट को छोड़ के और एरोगेंस के साथ बात करता है और पूरी टीम के खिलाफ हो जाती है, और फिर उसको रियलाइज होता है। तो आप एक तो इसके बारे में बताइए कि खेल भावना वर्सेस जो रियलिटी में इंडिया पाकिस्तान मैच में हुआ और जो सीरीज में जो बात होती है, उसके बीच में आप खुद को कहाँ पाते हैं एक इंडिविजुअल के तौर पे? आपका क्या मानना है? व्हाट इज द वे? मेरा पहले तो ये फिक्शन जो है हमारा शो, उसकी बात अलग करते हैं बाद में। पहले तो इंडिया पाकिस्तान के लिए जो मानना है, जो भी कुछ किया बिल्कुल सही किया। मतलब मेरा ही मानना है कि
मैं भी बहुत बड़ा क्रिकेट लवर हूँ, द्विवेदी सर भी बहुत बड़े क्रिकेट लवर हैं, बट हमारे साथ वो है कि यार जब आपने एक लाइन क्रॉस की ना, आपने जो किया पहलगाम में, उसके बाद तो नो टॉलरेंस वाला हिसाब है कि नहीं, हाथ तो नहीं मिलाना, हम खेल रहे हैं, ठीक है, सरकार ने बोला मजबूरी है, अगर कोई जो हमें पता नहीं आम आदमी को क्या मजबूरी है खेलने की, बट ठीक है, बट लेकिन हाथ ना मिलाना, मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं, क्योंकि खेल है और T20 का खेल है खासकर, क्या है कि वनडे में और टेस्ट में तो आप छू नहीं सकते हिंदुस्तान की टीम को, लेकिन T20 में क्या दिन की बात होती, कोई आके आड़ा टेढ़ा मार गया, बन गए रन, और आप शुरू में 2-3 आउट हो गए आपके, तो आप हार सकते हैं, आप बुरी से बुरी टीम से भी हार सकते हैं। तो डर मेरा ये था कि मुझे ऐसा लगा कि सूर्या हमारे जो कप्तान है वो थोड़े ज़्यादा बड़बोले हो चुके थे पहले ही तो उनके बड़बोले के चक्कर में हमें डर लग रहा था कि कहीं यार हार गए तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी यार, तो बस यही डर था सर। तो वो नहीं हुआ किस्मत से। तो मेरा बस यही है कि जो किया सही किया, बट थोड़े बड़बोले कम हो सकते थे। सूर्या, सरकारें पॉलिटिशियन को जो बोलना है बोले, कप्तान को थोड़ा कम बोलना था। जीतने के बाद बोलते हैं एंड में सब कुछ, हम फालतू में डरे हुए थे फाइनल में कि यार अगर हारे तो यार ये पलट के आएंगे। वो कह रहे हैं, ओमपुरी की लाइन है ना वो लक्ष्य में कि सर बिल्कुल लापरवाही मत कीजिएगा, पाकिस्तानी हारने के बाद वापस जरूर आता है। तो ये वही हो गया। और बाकी सिक्सर में सर वही है कि कैरेक्टर जो है इसका ब्रीफ दिमाग में, क्योंकि मैं राइटर भी हूँ तो वो था भी आप ही की। जी, तो वही था दिमाग में कि ऐसा, मतलब मुझे पर्सनली अच्छे हीरो, अच्छे एकदम हीरो पसंद है, बट अगर हीरो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है ना तो मैं थोड़ा ऑफ हो जाता हूँ हीरो से। मुझे लगता है फिर तू इंसान नहीं है अगर तू सब कुछ अच्छा है तेरे में, तो एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह बिहेव करेगा, तो मेरे लिए वो एक ही है, जो श्री राम है। वो हीरो एक आम इंसान नहीं हो सकता ना वो। तो मेरा ये था, हमेशा लिखने की शैली में ये लाता हूँ कि यार हीरो थोड़ा बुराइयाँ हों उसमें, थोड़े रावण के भी शेड हों, थोड़े राक्षस के भी शेड हों, थोड़े भगवान के भी शेड हों, तो वो होता है ना, तो मज़ा आता है लिखने में, और वो इंसान बनाता है कैरेक्टर को। तो निक्कू का यही था कि यार ये होगा एरोगेंट, बट वही हमने जो ट्रेलर में रखा कि भस्मासुर जैसा इंसान है जो अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है अपनी ही पावर से, तो वहाँ से कैरेक्टर रेफरेंस आया। लेकिन हमारे केस में क्योंकि वो हीरो है, तो वो शायद अपने आप को भस्म करने से रुक जाएगा, जिसमें टीम, उसके दोस्त, उसके आसपास के माता पिता उसको ये रियलाइज़ कराएंगे कि तू अपने घमंड में अपने आप को तबाह मत कर लेना भस्मासुर की तरह। तो ये वहाँ से फिर ये टीम स्पिरिट का ही पार्ट बन जाता है निक्कू का जो। तो अब सीज़न 2 में आप देखेंगे कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन अपने दोस्तों के प्रति, अपने परिवार के प्रति बेटर हो जाती है। वो बेटर इंसान हो चुका है सीज़न 2 में। 3rd में पहुँचते शायद और बेटर इंसान हो जाएगा। तो ये एक इंसान, घमंडी इंसान की बेटर इंसान बनने की जर्नी है, जिसमें टीम, क्रिकेट, क्योंकि मेरे रिश्ते भी क्रिकेट ने बहुत शेप किए हैं मेरे अराउंड। दोस्ती यारी, मेरी जितने भी अच्छे दोस्त बने हैं वो खेल के मैदान में ज़्यादा बने हैं बल्कि पढ़ाई के क्लास से। तो मेरा वो पर्सनली है कि खेल के मैदान में जो दोस्ती होती है बड़ी पक्की होती है और स्पिरिट बड़ी अच्छी आती है। तो मेरा ही मानना है कि अगर आप खिलाड़ी होते हो, आप खेल चुके होते हो टीम में, तो जब आप TVF जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, जहाँ पे आपको एज अ राइटर रूम में बैठ के टीम के साथ काम करना है, डायरेक्टर भी है, तो वो खिलाड़ी, जो आदमी खिलाड़ी है उसके लिए आसान हो जाता है सर। तो ये है मेरा सब कुछ। आपका क्या टेक है इस पे, खेल भावना वर्सेस जो सीरीज वर्सेस रियलिटी? यार नहीं, मैं तो प्रॉपर सूर्या दादा के साथ हूँ सही किया। नहीं सही किया, बट जल्दी कर दिया बस मेरा। हाँ ठीक है, बट वो जैसे है उनको थोड़ा जल्दी देना चाहिए था। बट जैसे फाइनल हुआ और तिलक वर्मा ने गेम बचाया, बहुत अच्छा लगा। और जो शो में जो है वही है, वो शिवांकित ने समअप किया ही शो के बारे में कि वो कैरेक्टर की जर्नी वैसी है कि वो एरोगेंट होता है, बट फिर उसको रियलाइज़ कराया जाता है, सर्कमस्टांसेस उसको रियलाइज़ कराते हैं, उसके आसपास के लोग उसको रियलाइज़ कराते हैं कि कैसे ही हैज़ टू वॉक टुवर्ड्स अ बिगर गोल, एक कम्युनिटी के गोल की तरफ काम करना है। तो उस हिसाब से कैरेक्टर का जो आर्क है वो है। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है जो अपने सिक्सर्स के लिए जाना चाहता है? क्योंकि सिक्सर सीरीज़ की खास बात यह है कि हमने ऐसी कोई सीरीज़ या फिल्म नहीं देखी जिसमें इतना क्रिकेट दिखाया जाता हो, दूसरा इतने सिक्सर्स जहाँ मारे गए हों। तो रियल लाइफ में आपका फेवरेट क्रिकेटर जो जिसके सिक्सर्स आपको बहुत पसंद है, या आइकॉनिक सिक्सर्स जो आपको याद हैं? बताइए डीवीडी आपको। MSD 2011 का फाइनल का छक्का भाई। आपने वापस नाराज कर दिया कोच साहब को ये बोल के। वो जिसको नाराज होना हो, कोच साहब नाराज हो जाएंगे फिर से। 2011 का वो दिन, मैं पूना में था, येरवड़ा के पास मेरा घर था, मैं उस समय कॉलेज में था। अच्छा, आपने पास बोल दिया। येरवड़ा बोल के। येरवड़ा मोहल्ला है, येरवड़ा जेल अलग है, येरवड़ा एक मोहल्ला है पूरा। तो वहाँ मैं रहता था और वहाँ पे अकेले बैठ के मैच देख रहा था मैं। और वो दिन मैं कभी जीवन में नहीं भूल सकता हूँ। वो अखबार, जो अगले दिन के अखबार आया था, इंडियन एक्सप्रेस, वो मेरे पास बहुत समय तक था। वो लॉकडाउन में कहीं खो गया मेरे से। वो मैंने न्यूज़पेपर रखी, पूरा न्यूज़पेपर ही रखा था मैंने।
वो दिन तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं ना, वो जो छक्का मार के धोनी ने जीता है, उससे बड़ा कोई मोमेंट ही नहीं है हमारे लिए ग्रोइंग अप एज क्रिकेट लवर्स। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब क्योंकि 90s में हमारी टीम अच्छी थी, सचिन ने एक देश को होप दिया था कि हम कर सकते हैं, और 2003 वर्ल्ड कप हम मतलब एकदम पहुंच के वहां तक नहीं जीते, क्योंकि सामने जो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, उस टीम से मुझे नहीं लगता है, मतलब वो मैच के पहले, मतलब हम लोग क्योंकि बहुत रिलीजियसली क्रिकेट देखते हैं, तो हमको मालूम था कि वो टीम बहुत टफ टू बीट है। वो लगभग इम्पॉसिबल टू बीट टीम थी, तो एक उम्मीद थी कि शायद जीत जाएंगे, लेकिन हार गए तो ठीक है, बहुत दिल टूटा। मगर 2011 में ये सेंस था कि हम ऑस्ट्रेलिया की टीम है, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था पहले। 2023 में हम ही ऑस्ट्रेलिया की टीम लग रहे थे सर, वो तो वो 2011 का जो धोनी का छक्का था फाइनल, वो तो दैट इज इट। धोनी तो है ही, अगर आप प्योर सिक्स सिटिंग की बात करें तो आई थिंक एक नाम है जो, मतलब धोनी तो कह ही दिया डीवीडी ने, आई थिंक मेरे लिए क्रिस गेल है। मतलब ऐसा फेयरलेस आदमी जो अपने विल पे इतना आसानी से बाउंड्री क्लियर कर सकता है, जो सिक्सर। युवराज भी बहुत अच्छा उस मामले में, सिक्सर्स के मामले युवराज ही, क्रिस गेल, युवराज, ये सारे युवराज, ये लोग, ब्रेंडन मैकुलम, हम लोग जो बड़े थे तब जयसूर्या टाइप के, जयसूर्या, ये लोग तो कार्नेज, और अभी अभिषेक शर्मा। आप उन क्रिकेटर्स का नाम बताएंगे जो शायद आज की पीढ़ी नहीं जानती, 90s के किड जिन क्रिकेटर्स को देखा करते थे, जैसे कर्टनी वॉल्श, एम्ब्रोस और क्लूजनर और रॉबिन सिंह। हमारे पड़ोस में नीचे श्रीलंका से ऐसे क्रिकेटर्स आए थे ना, श्रीलंका, अट्टापट्टू, डिसिल्वा, राणातुंगा, सिल्वा, कालू वितरना। इनफैक्ट जो 15 ओवर के, जो उस समय 15 ओवर का फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन होता था, तो उसका फायदा उठाना ही शुरू किया था सबसे पहले जयसूर्या और कालू वितरना ने। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो था ना कि इनर सर्कल के बाहर उठा के मारना, ये कॉन्सेप्ट ही उनका लाया हुआ है, जयसूर्या, रोमेश कालू वितरना, सनत जयसूर्या और रोमेश कालू वितरना। बिल्कुल। जयसूर्या को देख कर डर लगता था यार। जयसूर्या, और सर मैंने तो जयसूर्या के वो देखे हैं फोर आर्म्स, मतलब मेरा जो बाइसेप्स है वो जयसूर्या और एबी डिविलियर्स का फोर आर्म है सर, वो यहाँ ऐसा शेप है, मतलब वो अपने हाथ से अगर इसे किसी को मारे तो आदमी बैठ जाएगा। थोड़ा ही 96 वर्ल्ड कप में सचिन को आउट गया था ना। हाँ, वो घाव नहीं भरेगा कभी, वो तो 96 वर्ल्ड कप का भी घाव। अरे मतलब सर 96 तो ऐसा है कि मैं उस वक्त क्रिकेट देखना शुरू किया था, मेरी पहली मेमोरी 96 वर्ल्ड कप है। हाँ, और मैं क्रिकेट देखता हूँ इंडिया पाकिस्तान, जिसमें वेंकटेश प्रसाद को आमिर सोहेल ऐसे कर रहा है, फिर वेंकटेश प्रसाद से बोल्ड मार रहा है, फिर वो सेंड ऑफ कर रहा है, फिर जडेजा वकार यूनुस को चौके मार रहा है, तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग। मेरे को लगा ओ क्रिकेट ऐसा होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, कोई बल्ला ऐसे दिखाता है। अगले मैच में आप देखते हो स्टेडियम चल रहा है। स्टेडियम चल रहा है, एक प्लेयर रोते हुए जा रहा है। काम्बली रोए थे आज तक, अभी भी। और हम लोग को वहां से भी लग रहा था कि विनोद काम्बली अगर मैच जिता देंगे, वो हमें आज तक लगता है। हमें भी लगता है, मुझे भी लगता है कि विनोद काम्बली वो मैच जिता के देते हम लोग। तो हमें, मेरी तो पहली मेमोरी ऐसी थी कि अरे क्रिकेट ऐसा होता है, मतलब इतना एक्शन, मतलब खेल तो हो ही रहा है, उसके साथ स्टेडियम भी चल रहे हैं, प्लेयर रो भी रहे हैं। तो पहली मेमोरी यही थी। उसके बाद अब ये सब देखने के बाद ना बहुत सालों तक सब कुछ नीचे ही लगा कि अरे कुछ हो नहीं रहा। बस सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जीत रहे हैं लोग, घर जा रहे हैं। फिर गंभीर ने आके लड़ाई करना चालू किया फील्ड पे। हाँ। तब फिर से वापस से एग्रेशन है। स्पोर्ट्स में सर एग्रेशन होना चाहिए। स्पोर्ट्स मतलब वो हाई एड्रेनलिन की चीज़ है ना, तो उसमें जब तक थोड़ा धक्का मुक्की नहीं होगा। अपन भी जब बचपन में खेलते थे या अपनी दोस्तों के साथ खेलते हैं, इस उम्र में भी आगे तो होती है, वैसा वैसी हो जाती है, धक्का मुक्की, वो कमेंटबाजी, थोड़ा लोग सोचते। मैंने देखा है सर, ये बड़े बड़े दिल्ली में भी होता होगा, ये जो कॉर्पोरेट कल्चर आया है क्रिकेट में, कि कॉर्पोरेट्स की टीम होती हैं अपनी अपनी, ऐसे आपकी अलग अलग टीम भी होंगी, तो होता है। मैंने देखा है बड़े बड़े सीईओस को जो ऑफिस में बड़े सोफिस्टिकेटेड टाई मर्सिडीज में आ रहे हैं अपनी, जब क्रिकेट ग्राउंड में आते हैं ना, उनका 18-20 साल का लड़का आ जाता है, फिर वो गाली गलौज इन सब चीजों में बड़े बड़े सीईओस को देखा है मैंने कॉर्पोरेट लीग्स में, मतलब लड़ते, गाली गलौज करते, ये सब करते हैं। वही फन है स्पोर्ट्स का, धक्का मुक्की। ये इस मैच में भी हुआ था कि एक प्लेयर ऐसे इस तरीके का निशाना कर रहा था और फिर हमारे बॉलर उसको दिया ना, अर्शदीप ने दिया उसको, बिना मैच खेली दिया अर्शदीप ने उसको, एक स्थान विशेष में डाल दिया। फिर बुमराह ने भी किया, तो वो दिया। वो हमारे लड़के दे देते हैं, वो उन्हें सिखा के भेजा गया सर, वो तो क्लियर है। वो उनकी अपनी दिमाग नहीं है, उन्हें आई थिंक मोहसिन नकवी साहब से बोला गया है कि देखो जीत नहीं रहे हो ना, तो ये सब कर देना, ताकि थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ताकि हमारे अवाम में कुछ तो हो सेलिब्रेट करने के लिए। नहीं, मैं ऑनेस्टली मैं ये इनके सूर्या भाऊ के इस बात से मैं मतलब अग्री करता हूँ कि एज ऑफ नाउ, एज वी स्पीक, राइवलरी नहीं है। हाँ, वो बहुत मतलब माइल्स अहेड वाला फर्क है। इट्स लाइक मतलब वो जो यूएस की बास्केटबॉल टीम खेल रही है, मे बी
अजरबैजान के बास्केटबॉल टीम से, वैसा कुछ वाला। अभी तो बहुत बड़ा फासला है ना सर। वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, जो क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर दैट वी हैव, जो हमारा क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारे लोग ट्रेन होके आते हैं, जैसे हमारे एक्स क्रिकेटर्स कर रहे हैं। द्रविड़ अंडर 19 बच्चों को ट्रेन कर रहे थे, तब नेशनल टीम के कोच बने। युवराज सिंह ने घर में 2 प्लेयर युवराज सिंह ने अपने घर में लड़कों को रख के, तो हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लक्ष्मण कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सचिन आईपीएल में टीम्स के थिंक टैंक में होते हैं, दादा होते हैं, तो हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी जो हैं वो भी जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओवरऑल जो हमारा क्रिकेट का स्ट्रक्चर हमारा बोर्ड जितना कर रहा है वही इतना सुपीरियर है कि यू कैन नॉट डिफीट अ सुपीरियर स्ट्रक्चर। डेफिनेटली। लगान पे आपका टेक क्या है, क्योंकि जबरदस्त क्रिकेटिंग मूवी है, शायद ऐसी बनी नहीं कभी, तो आपका नॉस्टैल्जिया उसको लेके कुछ, या आज भी दोबारा आप रिपीट वैल्यू आपकी लाइफ में? बिल्कुल सर, मेरे लिए मतलब उसमें क्रिकेट है इसलिए नहीं, ऐसा लगेगा कि क्रिकेट है तो मैं काफ़ी क्रिकेटी चीज़ें करता हूँ, बट एज अ हिंदुस्तान की बेस्ट फिल्म मानता हूँ मैं। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि हिंदुस्तान की बेस्ट रिटन, डायरेक्टेड और इनोवेटिव फिल्म है, जहाँ पहली बार साउंड डिज़ाइन आया, एंड सिंबल ऑफ एक्टर्स। हाँ, और जो वॉइस है, अंडर लेयरिंग जो है, आपने और देश के उस वक्त आपने उस कम्युनिटी में सारे उसमें एक दलित को भी आप कवर करते हो, उसमें एक सरदार को भी कमिट करते हो, उसमें एक मुसलमान को भी करते हो। वो फिल्म एक गुच्छा है हर हिंदुस्तान के सारे स्ट्रक्चर का। और लगान की एक अच्छी बात यह है कि अजीब सी बात यह है कि मैं सीधी का हूँ, सतना, उस समय मैं सीधी में था। सतना रीवा के बीच में एक छोटा सा शहर है, जंगलों के बीच में जिला। वहाँ लगती नहीं थी फिल्में, वहाँ बहुत लेट आती थी फिल्में, क्योंकि वहाँ के जो थिएटर ओनर थे उनके उतना पैसा नहीं था कि वो बड़ी फिल्में लगा सकें। तो हमारे एक भैया थे, वो लॉ पढ़ रहे थे, तो लॉ की पढ़ाई वो करते थे इलाहाबाद में, पास ही है वहाँ से। तो वो प्रयागराज से एक दिन बाहर लौटे और बताया कि मैं लगान देख के आया। तो हमने पूछा ऐसे क्यूरियस हो गए, बच्चे थे, कि क्या है स्टोरी। तो वो आदमी वैसा वाला था कि शेर आया, कभी शेर आता नहीं था उनका। वो हमेशा हमें बहुत झूठ बोला करते थे, चीज़ों में बहुत झूठ बोल सुन चुके थे मुझसे। वो आदमी हमसे कहता है कि अंग्रेज की टीम है और हिंदुस्तान की गाँव वाली टीम है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमें लगा यार ये क्या मजाक कर रहा है, झूठ बोल रहा है आदमी यार, ये झूठा आदमी, अब फिल्म में भी झूठ, कहानी नहीं झूठी सुना रहा है ये। हम उस आदमी बिलीव ही नहीं कर रहे। वो आदमी हमें ऐसे गिड़गिड़ा रहा है कि भाई सही कह रहा हूँ, फिल्म क्रिकेट मैच होता है फिल्म में। हमको लगा था कोई वॉर और होगा अंग्रेजों का गाँव वालों का, वो नहीं, क्रिकेट मैच होता है। हम माने ही नहीं एंड तक। जब हमने अपनी आंखों से देखा तब हमें समझ में आया कि उसमें सोशल मीडिया थोड़ी है कि आपको बता दिया जाएगा कि क्रिकेट। राइट। हम जब अपनी आंखों से देखे 1-1.5 महीने बाद फिल्म, तब हमें भैया पे यकीन हुआ कि क्रिकेट सही में हो रहा है। ये बड़ी अजीब बात है। तो वो फिल्म सर हर मायने में, म्यूज़िक, एडिटिंग और परफॉर्मेंस और जिस तरह से, तो एक चीज़ सर, मतलब मैं बस बोलना चाह रहा हूँ, लगान से एक चीज़ हमने सीखी, उसकी मेकिंग देखी थी, जो भुज में वो लोग साथ में रहे, वहाँ होटल बनाया। तो हमने एक चीज़ सीखी थी कि अगर आप जब कोई स्पोर्ट्स ड्रामा या स्पोर्ट्स वाली फिल्म बनाते हैं, जनरली क्या होता है सर, बॉलीवुड में या कहीं भी कोई भी शो बनता है, उसमें ये है सच्चाई कि जो बड़ा एक्टर है वो शायद 5 स्टार में रुक रहा है, डायरेक्टर एक्टर जो बड़े हैं लीड के वो 5 स्टार में रुक रहे हैं, फिर एक बी कास्ट होती है वो थोड़ा सस्ते होटल में रुक रही है, फिर एक सी कास्ट है वो थोड़े और नीचे वाले होटल में रुक रही है, जो भी कास्ट एंड क्रू है, लाइट वाइट वाले हैं सब। हमने ये डिसाइड किया कि सिक्सर में कई लोग जो हैं थे सीनियर टीम में, भोपाल में जब शूट हो रहा था उनके पास मौका कि हाँ भाई 5 स्टार में आप रहना चाहते हैं, आप रह लीजिए, आप लोग सीनियर्स हैं, क्रिएटर्स हैं। बट हमने डिसाइड किया कि लगान से जो लर्निंग है कि भाई टीम है, सब एक साथ ही रहेंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब ये एक्टिंग कर रहे होंगे ना, किसी के अंदर ये नहीं होगा कि अरे यार ये भैया तो 5 स्टार में रहते हैं, ये तो वहाँ से आ रहे हैं, हमें यहाँ रुका रखा है। तो जैसी वो फीलिंग आती है ना एक्टरों के अंदर, तो वो फिर वो टीम में दिखता है, वो टीम की केमिस्ट्री में, टीम के अंदर वो दिखने लगता है। तो लगान से ये भी सीखने वाली चीज़ है फिल्म मेकिंग की, कि आप जब टीम वाला स्पोर्ट्स का कुछ बना रहे हो तो आप टीम की तरह ही शूट पे भी आपको रहना पड़ेगा, आपको सबको बराबर ट्रीट करना पड़ेगा, ताकि जब वो सीन में आए कैमरे पे तो एक टीम का पार्ट लगे। किसी के अंदर दिमाग में ये नहीं हो कि यार ये तो 5 स्टार में रुकता है, हमें इस होटल में रुका रखा है। बहुत अच्छा, राइट। ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जब आप कोई ऐसी फिल्में बनाते हो। बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ तो है ही उसमें। जैसे जो ये केमिस्ट्री भी नज़र आती है, जैसे जो प्रोडक्शन वैल्यू भी बहुत अच्छी है। जैसे आपका घर जो चुना गया है, उस घर का जो रैंप है, अगर आप उसको देखो तो आधा कच्चा आधा पक्का सा है, बहुत रियलिस्टिक सा है। वो सीन ना, जब वो हमने जो खेल भावना वाले सीन की बात की, जिसमें वो फ्रस्ट्रेट होकर अपनी टी-शर्ट उतार के फेंकता है बाहर जी, मतलब वो बहुत ही मार्मिक सा दृश्य है कि जिस जर्सी को पहन रहा है उसको उठा के फेंक रहा है और वो मिट्टी में टाइम से बाहर गिर रही है। जी जी। तो वो, और घर की दीवारें आपकी हो गई, कमरे हो गए। एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे लगान के बरक्स के, लगान में जैसे पूरे मैच के अंदर बॉल बाय बॉल जो थिंकिंग रखी गई है कि इस बॉल में ये रखेंगे, इसमें 6 होगा, इसमें 4 होगा, कैसे लास्ट बॉल में क्या होगा,
तो जो गूथा गया उसमें बहुत दिमाग लगाया गया। तो आपकी भी सीरीज के हर मैच में ऐसा ही है, जी हर मैच में अलग तरीके का कंक्लूजन होने वाला है। जी जी उसका निष्कर्ष क्या होने वाला है, लास्ट में क्या जैसे एक उम्रदराज राजेश भैया वो खेलते हैं, तो उनका जो पूरा एक सीजन 1 के अंदर जो होता है कि एकदम पतन है उनके इज्जत का, जो आप लोग कर देते हो, और फिर कैसे वो बंदा राइज करता है। जी जी और है ना, तो इस तरीके से तो वो लर्निंग मुझे लगता है यहाँ बहुत अच्छे से रेप्लिकेट हुई है कि आप लास्ट बॉल तक टेंटर हुक्स पे रखते हो सामने वाले को, और वो लगान वाला ही फील देते हो। लगान में सबसे स्मार्ट चीज यही थी, बॉल बाय बॉल। आमतौर पे नहीं तो ऐसा होता नहीं है, आपने मार दिए मैच नहीं सर, वो ऐसा होता है कि जो इमोशन आपका किरदार क्रिकेट मैच के बाहर फील कर रहा है वही इमोशन मैच में लाना है। तो हम हमेशा जब लिख रहे होते हैं, डायरेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये नहीं होता है कि क्रिकेट दिखाना है। क्रिकेट दिखाना एक जरिया है हमारे इन किरदारों की इमोशन कहने के। तो वो इमोशन ही कैरी फॉरवर्ड हो रहे होते हैं मैच में, तो वो आई थिंक उससे आती है। लगान में भी सबके अपने पर्सनल इमोशंस थे कि गोली वो जो घूरन था उसको कैप्टन रसल ने, जब घूरन नहीं, वो जो अपने अखिलेश निष्ठा ने जो रोल किया है, जो स्पाइक्स वाले बाल थे जिनके, उनका नाम नहीं याद आ रहा कैरेक्टर का, बड़ी घूरा नहीं घूरा नहीं था, लाखन राजन ऐसी कुछ था, अर्जन। तो वो जब कैप्टन रसल बोलता है तुम हमेशा पैर की जूती रहोगे तुम्हारे, तो जब वो बंदा खेल रहा है अर्जन हमेशा, तो आपके दिमाग में है कि इसको कैप्टन रसल ने इसको अपने पैर की जूती बोला है और इसने अपने कील से इसके हाथ में घाव किया। तो आप वो इमोशन लेके मैच देख रहे हो, आप क्रिकेट नहीं देख रहे हो, आप ये देख रहे हो अर्जन कैसे जब मुंह बंद करेगा, कचरा अपने जो जात पात के उससे लड़ रहा है वो कैसे मुंह बंद करेगा। तो सबके अपने इमोशनल आर्क हैं जो क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्रिकेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग उसमें। ये राजेश भैया वाला भी वो है कि उन कमेंट्री के बिना उनका काम नहीं चलता, तो कमेंट्री वो खुद कमेंट्री करे खेलना, पिच पे खड़ा है, कमेंट्री कर रहा है और वो खेल रहा है और शॉट पे शॉट मार रहा है। वो बनाए उसे 30 रन ही है, बट उसके लिए वो उसने 200 रन 100 रन बना के आया। तो वो वाली आपका भी जो कैरेक्टर है, जो जिस तरीके से सबको सपोर्ट करता है कि मैं टैलेंट को सपोर्ट करता हूँ, मतलब वो बैठा है तब तक हमको यकीन है कि कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लड़कों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो वो एक वो जब तक वो बाहर बैठ के सपोर्ट कर, हमको लग रहा है वो हमारे को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे सीरीज के अंदर। इस बार तो सर का नागू भैया का जो इन्होंने किरदार प्ले किया उसका आर्क और ऊपर जाता है। अब वो उनको पार्षद का चुनाव लड़ना है, और जैसा हमने देखा एशिया कप में, कहते हैं ना कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स साथ में चलेगा। आप क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। तो इस बार इनका यही है कि इन्हें पार्षद का इलेक्शन जोड़ना है, और ये सामने जो है इनके प्रतिद्वंदी जो हैं वो बहुत मजबूत है। उनको लग रहा है इनसे तो जीत नहीं पाऊंगा ऐसे में, और ये बदनाम भी है काफ़ी कि अरे ये तो मस्खरी करते हैं, काहे ये सीरियस ही नहीं है पार्षद के काम के, इनके बियर के धंधे चलते हैं, ये कैसे पार्षद बनेंगे। तो वहाँ पे ये इनको लगता है कि यार क्रिकेट वो जरिया है जिसके थ्रू मैं इलेक्शन जी सकता हूँ। धर्म है, हाँ, क्रिकेट एक धर्म है, तो धर्म का साथ लेके मैं इलेक्शन करूंगा। तो जब ये बोलते धर्म तो हमको लगता मंदिर कुछ आएगा, पता चलता हो तो मैदान में पहुंच गए। वही थॉट था कि क्रिकेट भी धर्म है ना इंडिया में। तो इस बार इनका भी वही आर्क है कि इस बार ये खुद खेलेंगे और इलेक्शन जीतेंगे कि नहीं वो आपको देख के समझ में आएगा जब देखेंगे आप सीजन 2। एक आप लोगों की लाइफ की और करियर की जो सबसे कहें तो रीढ़ की हड्डी है वो मतलब आप लोग आते हैं छोटे जगहों से, भारत के अंदरूनी इलाकों से आते हैं, और हमारी एक साथी कह भी रहे थे कि जो भी TVF और इस तरीके के जो कंटेंट बनाने वाले आए वो सब छोटे शहरों से आए लोग थे, इस वजह से वो फ्रेश चीज़ों को लेकर आए। आप लोगों की राइटिंग, आपके जो स्किट्स हैं और आपके जो भी सीरीज आप बना रहे हो उसका जो कहते हैं ना हार्ट है वो है 90s और नॉस्टैल्जिया और फादर और मदर और फ्रेंड्स, सिनेमा और क्रिकेट। तो हम क्यों नहीं एक बार के लिए पीछे थोड़ा चलें और आप बताएं अपने बचपन और टीन एज के बारे में, जब कौन सी चीज़ों ने आपकी लाइफ को टेक ओवर कर रखा था? कहानियाँ, फिल्म स्टार्स, क्रिकेट स्टार्स, पेरेंट्स के साथ रिलेशन। जैसे फादर वाला बहुत शानदार वो सीन है जिसमें वो फादर भावुक होते हुए कहते हैं कि पहले तुम्हारे कमरे में टाइल लगाऊंगा मैं। तो वो बहुत भावुक कर देने वाला सीन। और वो भी कहना कि तुम्हारा ऑलरेडी बाप है घर में, बाहर जाके बाप ढूंढो। जो करते थे उस समय के लड़के ना कि कोई भैया दिखते थे, कोई फिगर दिखता था, आप उसको बाप से ज़्यादा वैल्यू देने लगते थे बाहर जाके। तो दूसरा क्या वैसा जो इमोशनल फादर सन का जो है, क्या आप लोगों के रियल लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट्स रहे जब आपने पाया हो कि भाई हमारा बड़ा सेंटिमेंटल हो गया ये सीन पापा के साथ? बताइए डीडी आप। ये तो हमारे सीनियर है TVF में, तो आप जिन कहानियों की बात कर रहे हैं ये हमसे पहले से लिख रहे हैं, मैं तो बाद में आया। और हमारी शिक्षा हमारे जो फाउंडर हैं अरुणाभ सर, उनसे शुरू हुई है। तो वो मतलब टीवी, देखिए हमारी जो क्रिएटिव अपब्रिंगिंग सबकी बहुत अलग रही है। जैसे मेरा बचपन पूरा बीता गोविंदा, मेरे को गोविंदा बनना था लाइफ में और कुछ करना ही नहीं था। दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ,
राजा बाबू, आंटी नंबर 1, मतलब मैं आई वाज अ गोविंदा फैनेटिक। और 10वीं 11वीं तक सिर्फ वही चला डेविड धवन एंड गोविंदा, जॉनी लीवर, शक्ति कपूर, वो जो पूरा गैंग था वही देख के इंस्पायर हुए हैं बस। उसके बाद जब मैं पुणे आया तो बॉम्बे आना मेरा बहुत होने लग गया। मेरे दोस्त रहते थे IIT बॉम्बे में, तो मैं आके IIT बॉम्बे के हॉस्टल में ही पढ़ा रहता था, मैं पुणे में रहता नहीं था ज़्यादा। तो यहाँ एक समय DC++ होता था, लैन होता था, तो लैन पे दुनिया की सारी फिल्में थी। अब वहाँ से डेविड धवन से सीधा डेविड फिंचर की छलांग लग गई लाइफ में समझ रहे हो? ये तो आदमी बीमार कर देगा। होता है ना कि एकदम गर्मी से आप ठंड में आए हो तो- डेविड फिंचर और लुई बुनेल और विम वेंडर्स और पेड्रो आल्मोदोवार और क्या क्या मिल गया। और सडनली एक लगा कि अरे खजाना हाथ लग गया, क्या लग गया हाथ में। और फिर वहां से एक उस दौर में चले गए जब वो शोज में घुस गए, फिर साउथ पार्क, मॉन्टी पाइथन, ये सब और डिस्कवर किया, वो सब देखना चालू किया। तो मैं पुणे में था उस समय, और एक फिल्म आई थी साशा बैरन कोहेन की, द डिक्टेटर। उसमें इट्स अ सैटारिकल टेक ऑन द मिडिल ईस्टर्न जो जिसमें रेस वाला सीन जी जी चर्चित है। जी, इट विल ओनली बी यूज्ड फॉर पीसफुल वो जो करता है Why your missile is not? No, I don't want pointy. Outrageous comedian, outrageous. तो वो देखिए उस समय TVF का स्केच आया, राउडीज का स्पूफ। तो मुझे लगा कि यही जगह। और मैं IIT बॉम्बे के थ्रू दीपक मिश्रा को जानता था, तो दीपक मिश्रा ने मुझे सर से मिलवाया, रुनाव सर से मिलवाया। मैं गया रुनाव के पास, बोला कि सर मेरे को लिखना है, तो बोले कि हाँ लिखो। तो मैं कॉपी कलम लेके बैठ गया लिखना। जो पहला स्केच हाँ बोला, मैं कॉपी कलम लेके लिखने बैठ गया। तो बोले कि कॉपी कलम में कैसे लिखेगा? मैंने बोला कॉपी कलम में लिखते हैं ना। तो बोले कि कंप्यूटर में क्या करते हैं? मैंने कहा फिल्म देखते हैं, गाने सुनते हैं। तो मुझे ये पता नहीं था कि राइटिंग कंप्यूटर में होती है। मैं वहाँ घुसा था TVF में। तो फिर मेरे को नाम बोले के लिए भाई लैपटॉप पे लिखा जाता है। उन्होंने सेल्टेक्स, फाइनल ड्राफ्ट, वर्ड सब मेरे को इनका पहला, मुझे आज भी याद है इनकी पहली जो कहानी ये लेके आए थे, जिसमें मेरी जॉब लगी है, उसका नाम था टेररिस्ट कॉल सेंटर। तो एक टेररिस्ट कॉल सेंटर, एक कॉल सेंटर होता है जहाँ पे टेररिस्ट फोन करते हैं कि वो सुसाइड बॉम्बिंग के लिए 1 दबाएं और हाँ मतलब ये सब करके उसमें वाइल्ड थी। अभी आउटरेजियस चीजें जो मैं तो वो आपको ऑफ द कैमरा बताऊंगा। नहीं वो उससे सिर्फ नौकरी मिली। उसका एक मेलोड वर्जन बना था एक फिल्म की प्रमोशन के लिए, जिसमें रितेश देशमुख और ये थे पुलकित सम्राट। तो वो उन दोनों ने उसमें एक्टिंग की थी। हाँ फिर हमने उसका समझिए कि अगर हम लोगों ने विजन लिया था 10 का, तो वो हमने 2 पे बनाया। वो हमारा हमने लेजी टेरेस तो बनाया था। लेजी टेरेस भी बनाया था। एक लेजी टेरेस्ट है जो घर में पिज्जाइज्म, उसका जाने का टाइम आ गया है, मतलब जो उसे करना है, और पिज्जा विज़ा मंगा लिया उसने। तो पिज्ज़ा खाने में लेट हो रहा है, उसका जो बॉस है फ़ोन कर रहा है, अरे कब जाएगा? अरे हाँ जा रहा हूँ। फिर वो बाहर निकल जाता है तो चाबी अंदर रह जाती है। तो ये वैसा भी था कुछ। तो फिर उसका TVF आ गया। और TVF में क्या है कि अरुणाब ने ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा था पहले दिन से, जो आज भी जो आप एक वो जो ये टीम बिल्डिंग की लगान की जो बात कर रहा है आप कह रहे हो, तो वो एक TVF में शुरू से स्ट्रक्चर बना हुआ है कि एक इंटर्न से लेकर के जो कंपनी का CEO है, सबके ओपिनियन की, सबके फीडबैक का इक्वल वेट है। और सब साथ बैठ के एक ही जगह सुनते हैं। तुम्हारे ऑफिस में जो नरेशंस होते हैं शुरू से जो होते आ रहे हैं, उसमें सब बैठते हैं। हमारे सारे इंटर्न्स बैठेंगे, हमारे सारे राइटर्स बैठेंगे, सारे डायरेक्टर्स बैठेंगे, सीनियर मोस्ट पीपल बैठेंगे, हमारी सेल्स टीम बैठेगी, हम अपनी अकाउंट्स टीम को सुनाते हैं। हम लोग जब चाय सुट्टा क्रॉनिकल्स बनाते थे, तो हम लोग एक्चुअल जो हमारे दफ्तर में चाय देने आता था उसको सुनाते थे, उसको दिखाते थे। हमने अपने स्केचेस उस समय हमारे क्या नाम है उनका, जो हमारे आराम नगर वाले जो हमारे एक वो गुपचुप वाले हैं भैया यार, अशोक जी हाँ। अशोक जी बहुत लेजेंड हैं TVF में। उनका जो पानी पूरी और उनका जो पूरा जो स्प्रेड है उनका, वो रामनगर का बेस्ट है। तो अशोक जी को मैं स्केचेस दिखाते थे। तो वो एक जो डेमोक्रेटिक जो कल्चर सर ने शुरू पहले दिन से ही बना रखा है कि कमरे में 10 लोग बैठे हैं, हमने स्केच दिखाया सबको या हमने नरेट किया सबको। 10 में से 10 लोग अगर नहीं हंस रहे हैं तो बुरा है, 10 में से 9 भी हंस रहे हैं तो भी एक अगर नहीं हंस रहा है तो वो एक क्यों नहीं हंस रहा है, उसको किन चीज़ों पे हंसी आई थी और क्या होगा कि वो भी 10वां भी हंसने लग जाएगा। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर, जो अरुणाब ने स्ट्रक्चर बनाया, उसी में हम सब ग्रो अप हुए हैं। वो क्रिएटिव अपब्रिंगिंग हमारी वैसी हो गई कि सबकी सुननी है, और जब तक रूम नहीं पसंद कर रहा है तब तक वो ऐड नहीं होगा। हम अपने एडिट्स ऑफिस में सबको दिखाते हैं, रैंडम लोगों को, मतलब बहुत सारे एक्सटेंडेड फ्रेंड्स एंड फैमिली TVF की, उनको बुला के दिखाते हैं। जब तक सब लोग नहीं हंस रहे हैं, जब तक सबको मजा नहीं आ रहा, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए तो बना नहीं रहे क्योंकि हम लोगों के लिए बना रहे हैं। तो हम जितने ज्यादा लोगों को सैंपल कराएं, जितने ज्यादा लोगों के ओपिनियंस को वैल्यू करें, चीज़ उतनी बेटर होती है। ये मतलब TVF के बाहर एक ही बहुत वो था कि छुप के और सुमड़ी में बैठ के अकेले, हमारे यहाँ वैसे नहीं काम होता। हमारे यहाँ बहुत ओपनली काम होता है
और सबको आपको बताना है, सबको आपको सुनाना है, एंड एवरीबडी हैज़ टू एंजॉय, एवरीबडी हैज़ टू लाफ। ड्रामा मोमेंट आप लिख के लाओ तो सब पे ड्रामा लैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप मोनोलॉग्स और डायलॉग्स लिख के लाओ तो सब पे लैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, जोक्स तो ह्यूमर का तो स्पेशली ह्यूमर का कोर ये है कि ह्यूमर लैंड होना चाहिए सब पे, सब हंसने चाहिए। आप मोबाइल पे वीडियो दिखा रहे हो, थिएटर में फिल्म दिखा रहे हो, सबको हंसी आनी चाहिए। तो वो अर्नाब सर का शुरू से ही था कि भाई सब हंसेंगे, सब इंजॉय करेंगे, तभी वो चीज़ आगे बढ़ेगी, तभी वो चीज़ आगे बनेगी, और सबके ओपिनियन की बराबर की वैल्यू है, बराबर की रिस्पेक्ट है। तो वो एक शुरू से ही वो कल्चर ही वैसा बन गया कि दिन में लड़के वेस एंडरसन और पॉल थॉमस एंडरसन देख रहे हैं और रात को आगे टीएसपी पे अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर रहे हैं। तो वो एक अलग सी दुनिया है। टीवीएफ एक बहुत ही, हम लोग शुरू में कहा करते थे इट्स वकांडा फॉर क्रिएटर्स। तो जो भी छोटे शहर के लोग हैं, और इसलिए भी क्योंकि वो खुद मुजफ्फरपुर से आते हैं, तो ही कम्स फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हार्टलैंड इन इंडिया। तो वो एक सतना से कोई आया है, कोई मतलब हमारे यहाँ एक्चुअली गुजरात से लेकर अरुणाचल तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बच्चे ट्रेन होके जा चुके हैं। और ऐसा है कि मतलब हमारे यहाँ से सिर्फ एक्टर्स या राइटर्स नहीं निकले, एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, आर्ट डायरेक्टर्स, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स। हमारे मतलब अरुणाब ने टीवीएफ फिल्म स्कूल डाल रखा है जहाँ पे हम आते थे और हमें काम करने का स्टाइपेंड मिलता था और काम सीखने का स्टाइपेंड मिलता था। ऑलराउंडर। और हम सब ने सब काम किया। मैंने एडिटिंग भी किया हुआ है, मैंने प्रोडक्शन भी किया हुआ है, मैंने राइटिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन, मैंने सब डिपार्टमेंट में काम किया हुआ। तो उससे आपका एक्सपोजर इतना अच्छा हो जाता है ना कि आप सबकी बात लगते हो समझने। अगर कहीं कैमरा लगा है, कॉस्ट्यूम वाला कुछ बोल रहा है कि इस कलर की शर्ट नहीं होनी चाहिए, और डीओपी बोल रहा है कि ये कलर का टाई नहीं होना चाहिए, तो आप समझते हो उसकी बात को, और इसलिए वजह से आपका टाइम बचता है, वो फ्रिक्शन नहीं होता है कि नहीं भाई सही कह रहा है। तो आप सबकी बातों को समझते हो। तो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि वहाँ पे चीज़ें बहुत दिल से आती हैं और बहुत ईमानदारी से आती हैं। आप बताएं 90s और सर मेरा ये वाला तो पूरा सेम ही है। हाँ। जो उन्होंने बोला टीवीएफ का, तो मतलब इन्होंने बोल ही दिया है वो सारी चीज़। तो मेरा सर ये था कि मैं हमेशा से ना सिर्फ एक्टर बनने नहीं आया था बम्बई। मैं थिएटर करता था, मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं यार, मज़ा तो ऑलराउंडर बनने में और एक फिल्म मेकर बनने में, एक कंप्लीट फिल्म की दुनिया का समझ होना चाहिए कि डायरेक्शन भी करो, थोड़ा बहुत एडिटिंग भी आए। तो मेरा कभी ये नहीं था कि मैं सिर्फ एक्टर बनने आया मुंबई। तो टीवीएफ में जब मैं आया और जब मैंने वही इन्होंने जो कहा, मैं भटक रहा था। मैं शायद ये मैं मानता हूँ कि अगर मुझे अर्नाब सर और टीवीएफ नहीं मिलता, मुझे वो वाला इस तरह के लोग नहीं मिलते, तो शायद मैं आज वही ऑडिशनों की लाइन में लगा होता। वही नहीं, मैं तो बेतिया वापस चला गया होता, टीवी की दुकान डाली होती। मेरा सब जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन बनना था मेरे को। अक्षय कर रहा था जीतू फ्रॉम, क्योंकि मैं एक तो इंट्रोवर्ट आदमी, ज्यादा मेरे को ऐसा लाइन में लगना, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना, बात करना, राइट हसल करना, है ना, लोगों के साथ बात करना, ये नहीं आता, जो एक अलग तरह का स्किल है जो हम अप्रिशिएट भी करते हैं, ग्रेट स्किल हमें नहीं आता। वी डोंट हैव दैट। हमें क्या है कि तुम हमें एक रूम दे दो और बोलो भाई चलो लिखते रहो, करते रहो, एक्टिंग बनाते रहो, हम वो कर लेंगे। बट हम जाओ उससे दोस्ती करके आओ, उससे ये करके, हमसे होता नहीं था। तो जब मैंने देखा कि टीवीएफ में यार तुम्हें रैंडम कोई किसी से दोस्ती करने को नहीं कह रहा है, बोल रहे हैं तू काम करके दे, हम तेरे को रिस्पेक्ट देंगे। जो अर्नाब का यही कल्चर था कि यार तू काम करके दे, तेरे को किसी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं। और इसी वजह से हमारी टीवीएफ की, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, इसी वजह से हमारी टीवीएफ की दोस्तियां बड़ी अच्छी अच्छी हुई हैं। बहुत अच्छे दोस्त मेरे, मतलब पीपल लाइक ब्रदर्स, 3M फ्रेंड्स टीवीएफ के हैं। मतलब जो कॉलेज के कुछ एक ग्रुप होता है वो तो होता है, स्कूल कॉलेज के जो 6-7 लोग बच जाते हैं वो तो बच जाते हैं, बट टीवीएफ में आके सरप्राइजिंगली वर्क प्लेस में ऐसे दोस्त मिले हैं कि जिन पे आप यू कैन रिलाई विद देम विद योर लाइफ। मतलब तो ऐसा हो गया था कि राइटिंग रूम में अब इन्हें कुछ जोक आ रहा है, ये मेरी तरफ देखेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि अच्छा डीवीडी ये जोक लेना चाहते हैं। तो उस तरह की जो पुराने राइटर्स हैं उनमें इस तरह की कमराइडरी है कि आप बस देखते हैं और समझ जाते हैं कि अच्छा आप ये जोक ले रहे हो, ओके। तो मैं आया सर, मैं ऑलराउंडर बनने आया था। लकीली टीवीएफ में वो अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं बोला जाता कि जाओ एक्टिंग करो, आपको बोला था कि आप लिखिए, एक्टिंग कीजिए, फिर जाके एडिट करवाइए। तो ये ऑलराउंड स्कूल की जो एक स्ट्रक्चर है वो आई थिंक आपको इस देश में से टीएफ में ही मिलेगा। आई थिंक वहाँ से ही, इसीलिए वहाँ से कई जो राइटर निकले हैं वो अब डायरेक्ट भी कर रहे हैं। खुद दीपेश हैं जो एस्पिरेंट के राइटर हैं, वो ये सीज़न उन्होंने डायरेक्ट भी किया। तो उस तरह की ग्रोथ है। और बस बाकी तो सर सेम ने जो बोला वही है, मेरी भी जर्नी वही है कि मैं अगर टीवीएफ नहीं मिलता तो शायद मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा होता। तो लकीली जब इंटरनेट का बूम था उस समय हमें टीवीएफ मिल गया, और हम हमारे ऐसे लड़के जो शायद दोस्ती करके चीजें करके नहीं कर पाते बच गए। आपका एक विजन था कि हाँ इंटरनेट, आप देखो सर वर्ल्ड में पहला लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब पे, वर्ल्ड ग्लोबली, नॉट जस्ट इंडिया सर, ग्लोबली इज परमानेंट रूममेट्स। और वो उनका ही विजन था कि दिस इज गोइंग टू बिकम अ थिंग। वेब सीरीज
आर गोइंग टू बिकम अ थिंग, वर्ड नहीं था सर उस समय, द वर्ड वेब सीरीज केम वेरी लेट, वी मेड अ वेब सीरीज बिफोर द वर्ड वेब सीरीज, मतलब परमानेंट रूममेट्स हमने 2014 में बना दिया था। उस समय पार्टनर्स हमारे आ गए थे, कॉमन फ्लोर और अर्बन क्लैप। हाँ नहीं यही सीजन 1 में ये था उस समय, कॉमन फ्लोर करके एक घर रेंट करने के लिए एक ऐप बनाया था, तो उस समय और नाम उनको ऑन बोर्ड लेके आए थे और वो 2014-15 में हमने बना दिया था सर। तो यस देयर वाज अ विजन एंड वी अंडरस्टूड द विजन, अंडरस्टूड ज़्यादा कि समबडी मेड अस अंडरस्टैंड, किसी ने समझाया भी कि नहीं ये भविष्य है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई। समय के साथ उनकी वैल्यू भी शायद बढ़ रही है, लोग पीछे जा के वापस देख रहे हैं और वो पा रहे हैं कि उस समय शायद हमको थोड़ा ऑर्डिनरी अगर लगा भी तो अब हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है। जी सर बिल्कुल। समय के साथ उसका अच्छा ह्यूमर आई थिंक एज ही होता है। हम भी तो आज ही हम मतलब ये लूज टॉक तो बहुत पहले आ चुका था, है ना? मैंने लूज टॉक तो अभी 6-7 साल 5 साल पहले एक्सप्लोर किया सर। जाने भी दो यारो, अंदाज अपना अपना, अंगूर, सारी लेट पड़ोसन, जितनी फिल्में आप आज देखो आज उतना ही हंसते हो आप देखो दोबारा जाके आप वो जाने भी दो यारो, आप उतना ही हंसोगे। आप देखिए अंगूर फिर से, आप संजीव कुमार की कोई भी कॉमेडी फिल्म उठा के आप देख लीजिए, पति पत्नी और वो और ये सब जितनी है वो। तो हमारे पुराने जितने भी स्केचेस हैं सर, हमने जो पुराने कॉमेडीज, अभी तो हम लोग चलो ये वेब शोज कर रहे हैं, फिल्में कर रहे हैं, हमारी एक फिल्म आएगी अभी, तो उसके पहले जो ह्यूमर था वो तो एज अच्छे से हुआ है, ऐसा हम तो मानते हैं कि लोग आने वाली जनरेशन, भले जेनजी हम कहने लग गए, जेन अल्फा ये सब है, बट वो देखेंगे, हम बनेंगे फ्लॉप शो और लूज टॉक फ्यूचर के, लेट्स सी। और नहीं ये जो यंग जनरेशन है वो भी एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी आप देखो 15-15 साल पुरानी फिल्में, अक्षय कुमार की गोविंदा की 20-20 साल पुरानी फिल्में मीम में आ जाती हैं। हाँ मीम में क्यों आती हैं वो फिल्में? क्योंकि कोई यंगस्टर्स देख रहे हैं ना बैठ के, और वहां से वो क्रैक होता है, वो अक्षय कुमार का वो वाला जो ऐसे वाला वो सब है, और वो जो भागम भाग का राजपाल वाला है पीछे जो ऐसे थप्पड़ मार रहा है, सब आएगा। सब तो ह्यूमर तो अच्छे से एज होता है। क्यों आए पॉप कल्चर में? क्योंकि लोग देख रहे हैं ना, एज हुए देव एज्ड वैल्यूज। आपने बीच में कहा था कि 3 साल आपकी लाइफ के लो फेज रहा बहुत आपके लिए। ये जैसे मैं आपके भी फॉलो कर रहा था चीज़ों को, तो मैंने देखा कि इंसेसेंटली आप वीडियो बना के डाल रहे थे, अलग अलग समाज की चीज़ों पे टिप्पणी कर रहे हो, पॉप कल्चर की चीज़ों पे वीडियो बना के डाल रहे हो। व्यूज़ चाहे किसी के 400 हैं, किसी के 4000 हैं, किसी के 40,000 है, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली कर रहे हो और आप एक जगह चाह रहे हो कि हाँ मैं अराइव कर चुका हूँ, वो स्टेज पहुँचने के लिए बड़ी जद्दोजहद आप कर रहे हो, आप भी लगातार करते हो, बरसों बरस से आप मेहनत करो आप लोग। अब जाके आप लोगों की लाइफ में वो सिचुएशन आई जहाँ अब लोग आपको जान रहे हैं, अब आपको काम की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपका एक फैन वर्क बन रहा है। उसके बीच में कोई ऐसा समय तो ज़रूर आया होगा जब लगा होगा कि यार नहीं हो पा रहा है, होगा नहीं होगा पता नहीं, क्या करें, चले जाएं वापस, जैसे वो 3 साल जो आप बता रहे हो। तो वो जब चीज़, एक तो वो कब वो मोमेंट्स रहे, दूसरा जब वो आए तो फिर आपको बचाया किन चीज़ों ने, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से बचा रहा कि नहीं होगा, ये किसी इंसान ने बोला आपको? नहीं सर, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहूँगा कि इंसान ने बोला, मतलब वो नाम ने बोला कि हो जाएगा, और मुझे भी हमेशा लगता था कि कर तो लेंगे, क्योंकि सर हम लोग ना मतलब आते हैं बहुत मेहनती घरों से, मतलब फिल्मी लगता सुन के दादाजी सच में 10 कोस चल के जाते थे स्कूल में पढ़ाने, नौकरी करने जाते थे, हेडमास्टर थे, और फिर आके किसानी करते थे। पिताजी मेरे बैंक में थे, उसके बाद भी वो खेती बाड़ी करते थे, अभी रिटायर हो गए, अभी फुल टाइम यही करते हैं। तो हम लोग बहुत मतलब ना जो क्या कहते हैं, जो मतलब बाहुबल वाले परिवार से आते हैं, मतलब बाहुबल इन दैट सेंस नहीं, मतलब पॉजिटिव सेंस की शारीरिक क्षमता और मेहनत, रूटेड। तो शारीरिक मेहनत करने की इतनी क्षमता है ना कि ब्रेन को कभी पता नहीं चलने देते हैं कि हम थक गए। तो इसलिए ब्रेन कभी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा ब्रेन कभी रिएक्ट नहीं कर पाया है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ या मैं परेशान हूँ, मैं नहीं, मतलब वो हमेशा एक रहता है कि खींच लेंगे, नहीं हुआ तो फिर जाएंगे, देखेंगे क्या करना, खेती करेंगे, हम दोनों के पास खेत है। मेरे पास बहुत कम है बट हाँ खाने भर का है कि थोड़ा दाल उग जाएगा, थोड़ा गेहूं हो जाएगा, सब्जी भी सब उगा लेंगे और खा लेंगे। तो वो डर, कभी उस डर के साथ नहीं जीना है सर। मैं यंगस्टर्स को भी यही बोलता हूँ कि डर के साथ नहीं जीना। अगर 2 टाइम खाना चाहिए तो वो हो जाएगा, वो भगवान दे देते हैं, उसकी चिंता मत करो। और दूसरा, अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा चेक में रखो। मेरे को ये भी लगता है, तो हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा चेक में रखते थे कि भाई पहले दिन, मतलब वही, मैं बहुत क्रिकेट के लैंग्वेज में हम लोग बहुत बात करते हैं, तो मैं और शिवांकित हमेशा डिस्कस करते हैं कि क्रिकेट में एक शाहिद अफरीदी भी था और एक द्रविड़ भी था। शाहिद अफरीदी आया, पहले बॉल पे छक्का, दूसरे बॉल पे डबल, तीसरे बॉल पे आउट। राहुल द्रविड़ आया, पहले बॉल डॉट, दूसरा बॉल सिंगल, 5वां बॉल डबल, 8वां बॉल चौका, 14वां बॉल छक्का, और ऐसे 300 गेंद खेले।
तो हमको वो करना था, हमको हमेशा राहुल द्रविड़ बनना था, हमको कभी वन शॉट वंडर कभी नहीं बनना था। तो वी केम फॉर द मैराथन नॉट द स्प्रिंट। तो वो मैराथन वाले जल्दी नहीं हार मानते हैं सर। सब मेरा तो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, क्योंकि सबसे बड़ा एक स्ट्रगल होता है ना हर बच्चे के लिए जो फिल्म लाइन में आना चाहता है, होता है। मैंने कई अपने दोस्तों को देखा, उनको अल्टीमेटम मिला होता है कि भाई 2 साल में एक्टर बन के दिखाओ, नहीं तो वापस आ जाओ, 3 साल में बन के दिखाओ, 5 साल में बन के दिखाओ। तो पहले तो मुझे ना आज तक कोई अल्टीमेटम मिला, खैर अब तो सिर्फ पापा बचे हैं, माता जी का तो देहांत हो गया, तो कभी अल्टीमेटम आज तक नहीं मिला जितना टाइम है। और कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं पुणे में छुप के बीपीओ में जॉब कर रहा था पैसे कमाने के लिए, थिएटर छोड़ के। मैंने बोला था मैं FTI जाऊँगा, थिएटर करूँगा। जब मेरे पेरेंट्स को दिन पता चला कि मैं नौकरी कर रहा हूँ बीपीओ की, तो उन्होंने डांटा कि तुम थिएटर करने गए हो और ये सब तुम थिएटर छोड़ के बीपीओ में काम कर रहे हो। तो मुझे एक वक्त के लिए बड़ा अच्छा लगा कि यार मैं पैसे कमा रहा हूँ, इनसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, फिर भी ये लोग नाराज हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि बीपीओ के काम से कहीं तुम्हारा करियर नहीं बनेगा। तुम अगर थिएटर को पकड़ के चल रहे हो, तुमको अगर FTI जाना है तो उसको ही ढंग से करो। तो पहले तो पेरेंट्स इतने सपोर्टिव मिले ना, कि जो बहुत रेयर और लकीली होता है इंसान के लिए। बम्बई में जब एक्टर, बहुत पेरेंट्स, कई पेरेंट्स तो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कि मत, तुमसे रिश्ता ही नहीं रखना, तुमको फिल्म लाइन नहीं जाना है ना, रिश्ता मत रखो हमसे। खैर अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया, बहुत बेहतर हो गया, क्योंकि अब सोशल मीडिया आ गया ना, बंदा घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे बैठ के अपने गांव में अपने घर से वो यूट्यूब का क्रिएटर बना हुआ है। हमारे टाइम पे नहीं था। मेरे पिताजी तो पहले 3-4 साल वहां तक पहुंचे ही नहीं। क्या कर मेरे पिताजी क्या कर रहा, तो मेरा शुरू होता था कि ITNs का एक, वही बिहारी पिता है ITNs प्रीफिक्स लगा दिया, उसके बाद ITNs के साथ इलीगल आर्म्स डीलिंग कर रहा हूँ, वो नहीं सुनेंगे, वो ITNs के साथ हाँ कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ। और मेरे दोस्त थे जिनको कुछ मेरे दोस्त थे बचपन से जिनको पापा जानते हैं, तो उनको मालूम था कि हाँ ठीक है, अच्छी संगत में। तो ITNs के बाद आगे का पापा नहीं सुनते थे, ITNs बस। उसका 3-4 साल बाद तो डिसेंट काम आने लग गया, तो जान गया अच्छा ये करता। उसके पहले कि ITNs के साथ कुछ करता। बाकी लो तो सर आज भी फील होता है जब आप स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करते हो और नहीं लिख पा रहे होते हो, क्योंकि सबसे हम मतलब फिर मेरे को लगता है कई बार कि यार छोड़ो यार, चुपचाप अपनी एक्टिंग करता हूँ, आसान जॉब चुनता हूँ। आसान जॉब मैं परफॉर्मेंस वाइज नहीं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हसल जो है एक्टर की बहुत टफ होती है, बहुत टफ अगर हसल है तो एक्टर की है। बट एक बार जब आप एक्टर बन जाते हो, आप सेट पे जाने लगते हो, तो आपका, मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, काम आसान हो जाता है। फिर क्या है ना, आपके साथ पैम्परिंग बहुत होती है, आपके लिए वैनिटी आ रही है, आपके लिए कॉफ़ी आ रही है बिना मांगे, है ना, 4 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके हिसाब से काम किया जा रहा है, आपको हर वक्त फोटो ली जा रही है, आपके साथ सेल्फी। मुझे लगता है एक्टर का काम एक्टर बनने के बाद आसान हो जाता है, उसके पहले टफ है। राइटर का काम जिंदगी भर टफ है। नहीं, दूसरा मेरे को ये भी लगता है ना कि एक्टिंग, जो मेरे को लगता है ना कि अगर फिल्म मेकिंग, जैसे हम फिल्म मेकिंग प्रोफेशनल्स बनना चाहते थे, नॉट जस्ट एक्टर्स, तो सिर्फ एक्टिंग मेरे को थोड़ा एम्प्टी लगता है सर। मैंने 1-2 साल ऐसा किया था कि मैं सिर्फ एक्टिंग पे फोकस कर रहा था। नहीं, तो मैं भी वापस वो आया फेज में ना बहुत मेरे को रात को सन्नाटा रहता था कि अच्छा सेट से अब क्या करूँ, अब क्या करें रात को। तो वो 1 साल 1.5 साल के अराउंड टाइम मैंने वैसा जिया कि मैं सिर्फ एक्टिंग पे फोकस कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं भाई ऐसे रहूंगा, देन आई विल गो इनटू अ स्पाइरल, और फिर मेरा वो मानसिक संतुलन और जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ेगा। जब आप राइटिंग कर रहे हो, आप डायरेक्शन में घुसे हो, आप ओवरऑल शो रन कर रहे हो, आप शो में अलग अलग तरीके का काम कर रहे हो, तो आपके पास इतना कुछ करने को होता है, आपको सीखने को। और ये जो हमारा काम है, ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना सर, आप हमेशा ही सीख रहे हो कुछ, और हमेशा ही लगेगा कि यार चले जाएं क्या। हाँ। जो आप पूछ रहे हैं सर कि फेज आ रहे हैं, तो बुरे फेज तो आज भी आते हैं सर, लगता है कि चले जाएं। अभी तो ओवरऑल ही बिजनेस की थोड़ी हालत डवाडोल है, तो फिर दिल बचाती है सर मेरी, तो बहुत मेरे को बोलती है कि नहीं हो जाएगा आई थिंक वो तो हो ही रहा है। तो घर से वाला तो सपोर्ट है। मम्मी थी, मम्मी काफ़ी, पापा तो उस तरह का, आपने जो ही बोला कि पापा जो अच्छी बात है, पापा कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे करियर में अब क्या चल रहा है, उनको उनका बेटा चाहिए बस। उनको तुम्हारा क्या शो रिलीज है, क्या है, तुम्हारा कहाँ प्रीमियर हो रहा है, तुम किसके साथ उठ बैठ रहे हो, कोई मतलब नहीं उनको उनका बेटा चाहिए, और एक नॉर्मल जैसे था वैसा चाहिए उनको। मतलब अंदर से खुशी होती है, बट वो ऐसा जाहिर करने में, मम्मी थी वोकल थी, अरे मेरा कहाँ गया, आज कहाँ प्रीमियर हुआ, आज कहाँ हुआ। पापा सिंपल है, हाँ बस ज़्यादा उस बारे में, उनके लिए मैं अभी वही हूँ कि वो जो अच्छी बात है, होना चाहिए। अच्छी बात है कि घर में पापा का फैन स्टक नहीं होना चाहिए, पापा लोगों का फैन स्टक हो गया ना, तो पूरा सब वो हिसाब बिगड़ जाएगा। आपके पिता, आपकी पत्नी, ये कुछ फोर्सेस हैं जो आपको चेक में रखते हैं, कुछ आपके दोस्त। वो आपने बोला हाँ पापा आज मैं गया लल्लन टॉप के इंटरव्यू करके आया हूँ, अच्छा बस ठीक है, बस इतना ही। कोई ऐसा नहीं हुआ लल्लन टॉप गए थे, वो सब नहीं आता। तो अच्छी बात है। तो ये है सर। बाकी कंपनी हमें हमेशा फ्रीडम देती है, TVF और नाब सर ने हमेशा, एज अ राइटर मैं कह रहा हूँ, ये एक्टर तो चलिए अलग बात है, जो सिक्सर ही मैंने लिखा
मैं ये सर मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट अगर मैं एज अ राइटर क्रिएटर बाहर लेके घूम रहा होता ना, आज तक नहीं बनी होती। सही बात। क्योंकि लोग मौका ही नहीं देते आपको कि मैं कहीं से, मेरा कोई बैकिंग नहीं होता ना। मैं ये स्क्रिप्ट लेके सर, और ऐसे कई लोग घूम रहे हैं झोले में स्क्रिप्ट लेके घूम रहे हैं सर। मुझे बनाने एक बार में सर एक मीटिंग हुई है, मैंने कहानी सुनाया सर, ये कहानी अरुणाब सर को, और शेरी भी थे, और अप्रूव कर दिया अरुणाब सर ने, हाँ बनाओ। हाँ कुछ प्रॉब्लम आती है कि भाई इतने बजट बनाना, ये करना, वो अलग बात है, वो तो चलिए प्रोडक्शन का काम है, बट वो आज़ादी सर कहाँ मिल रही। और फिर मैंने बोला मुझे एक्टिंग भी करनी है, ठीक है कर ले एक्टिंग। ये बाहर तो मैं सर एक्टिंग छोड़िए, मेरी स्क्रिप्ट कोई पढ़ने को ही रेडी नहीं होता, इतना मुश्किल है बाहर किसी राइटर के लिए अपनी स्क्रिप्ट पिच करवाना और बनवाना। तो फिर ये वो बात है, ये तब स्थिति है जब आप लोगों के वीडियोस मिलियंस और बिलियंस व्यूज आ चुके हैं इतने वर्षों में, आप दोनों ने जो बनाया किया। नहीं सर, उसके अलावा भी आप देखें, कोटा फैक्ट्री में कास्टिंग अगर आप देखें, पंचायत में अगर आप कास्टिंग देखें, मतलब अगर आप जीतू और रघुवीर सर को हटा दें, बाकी सारे लोग कौन थे? कोटा फैक्ट्री में जो लीड है वो कौन था? ऐसे हमारे कई शो हैं जहाँ पे सर अरुणाब ने कम से कम 25 डायरेक्टर जो 50, मतलब अभी आप OTT के बड़े से बड़े शोज उठा के देख लो, उसमें देयर विल बी वन पर्सन हु हैज बीन सपोर्टेड और ट्रेन्ड एट TVF और बीन बैक्ड बाय अरुणाब, वो रहा ही है। वो ऐसा है ही नहीं, OTT में ऐसा कुछ नहीं है। पिक्चर्स में सारे जो चेहरे थे सर, वो उस वक्त बहुत छोटे छोटे काम करके आए थे। तो हमेशा जो आप कह रहे हैं वो भी होता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, बट मोस्टली अगर आप 75% TV पे काम देखेंगे तो उसमें उन्हीं लोग को चांस मिला है जो कुछ नहीं है, मतलब मार्केट वाइज टैलेंटेड है, बट मार्केट में ऐसा उनका वो कोई धाग नहीं है उनकी कि उनके नाम पे शो बिक जाएगा। वो शो करने के बाद फिर उनके नाम पे शोज लगते हैं। राइट। आप हमारे शोज के जो भी एक्टर्स होते हैं, एक आप लोग शायद अभी साथियों से बात कर रहे थे तो आपने जिक्र किया कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो अब कर रहे हैं हम पहले बता चुके हैं, कर चुके हैं, तो जैसे वो क्या था इस बार? मतलब सर ये नहीं ऐसा, वो मतलब हम लोग बात कर रहे थे कि वो हमारा एक ब्रांड ऑफ ह्यूमर था क्यूटियापा। वो चीज़ों को एक्सैजरेट करना, किसी का स्पूफ करके कुछ आउटरेजियस बात कह देना, तो उस ब्रांड ऑफ ह्यूमर वो ब्रांड ऑफ ह्यूमर हम करते थे। अभी हम वो ब्रांड ऑफ ह्यूमर नहीं करते, अभी हम कुछ और करते हैं, बट हमको उसमें शेड्स ऑफ व्हाट वी यूज्ड टू डू वो दिखा। बस फर्क बस इतना है कि हम बिक्री करते थे वो सच में ले आए। आप हमारे TMOs देखोगे, आप TSP के स्केचेस देखोगे पुराने, तो आपको हम क्या कहना चाह रहे थे हम हमारे पास अच्छे शब्द नहीं है उसको समझाने के लिए, बट हम नहीं, बिल्कुल सही है। मैंने देखा था कि दंगल के डायरेक्टर ने आपका एक रीपोस्ट किया था, आपने हमने दंगल का उनका यार हंसा के पागल कर दिया। बाहुबली का किया था सर हमने, तो उन्होंने कहा था कमबख्तो मेरा बैकग्राउंड तो छोड़ देते, बैकग्राउंड म्यूजिक भी तुम लोगों ने कॉपी कर लिया। हमने पीयूष मिश्रा ने बहुत पसंद किया था हमारी बाहुबली भी हमने सब किया, जितनी आइकॉनिक फिल्म है सबके, हमने कोई ऐसी आइकॉनिक फिल्म नहीं है जो बंसाली की कौन सी थी, पद्मावती। हाँ हमने फिर वो किया सर, वो अंधाधुन किया हमने, फिर हमने सारी कोई ऐसी फिल्म छोड़ी नहीं हमने, कोई फिल्म नहीं। कभी कोई नाराज भी हुआ, जैसे राजी बहुत लोग हुए, कोई इंडस्ट्री का व्यक्ति नाराज भी हुआ कि यार ये नहीं सर हमने वही डिस्कस किया था। कोई एक्चुअली कोई नाराज, हमने अंडर द बेल्ट ह्यूमर कभी किया ही नहीं। हमारा ये था क्या ना सर कि हम कभी किसी के परिवार, किसी के पति या पत्नी, बच्चे, माता पिता, उसके ऊपर कभी हमने जोक्स नहीं किए। हमने सिर्फ प्रोफेशनल जो चल रहा है, किसी भी व्यक्ति के बॉडी ऑफ वर्क पे वो काम कैसे करता है उस पर हम चुटकुले लिखते थे, तो इसीलिए कभी किसी ने लोड नहीं लिया, कभी किसी ने लोड नहीं लिया सर। जैसे अभी बिग बॉस आ रहा था, उसमें सलमान ने प्रणीत मोरे को डांट दिया कि भाई तुम्हारा घर अगर मेरी मजाक उड़ाने से चलता है तो मुबारक हो तुमको, इस तरीके से कुछ बोला। आपने सलमान पे एक बनाया था मेकिंग ऑफ ए 200 करोड़ मूवी, उसके बाद हमने उनके साथ ऐड भी किया। सलमान नाराज नहीं आप पे? हम अब पता नहीं उसने क्या चिढ़ जाते हैं, उसने उस पे क्या चुटकुले लिए थे मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं देखा। उसके चुटकुले थोड़ा बिलो द बेल्ट थे, ऐसा मानना है लोगों का। अच्छा हाँ, तो इसलिए अगर परिवार पे चुटकुला लिया होगा तो किसी को अभी परिवार पे और पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा गुस्सा होना मतलब जायज, पता नहीं जायज है और क्या है, डिबेटेबल है वो, बट हमने कभी किसी के परिवार पे कोई टिप्पणी की ही नहीं है सर। हमने हमेशा बॉडी ऑफ वर्क पे टिप्पणी की है। तो हमने उसके बाद उनके साथ एक ऐड भी किया था, बिल्कुल ही उन्होंने कोई उनको लोड नहीं हुआ। मैंने आमिर खान के ऊपर कितना कुछ किया है, और फिर आमिर खान से अभी रिसेंटली हमने काम भी किया, बिल्कुल कोई सर लोड नहीं है। वो तो उल्टा एंजॉय करते हैं सर। वो कहावत है ना, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। तो उनमें से तो बहुत से लोगों के तो हम फैंस रहे हैं ना, जिनको मिमिक कर रहे हैं या जिनके ऊपर हम चुटकुले बना रहे हैं। तो आमिर के साथ आपने एक प्रमोशनल जी अभी किया था जब उनकी फिल्म आ रही थी सितारे ज़मीं पे, हमारे एक तो बाबूलाल का रोल किया था हाँ, एक परिचय में उनकी कंपनी है सर फीवर फिल्म्स करके, तो उनका
प्रमोशनल इवेंट था, इन्होंने फिल्म डाली अपनी यूट्यूब पे, तो उसका ऐड था, तो उसके लिए गए थे वहाँ पे। वो राजकुमार संतोषी सर भी मिले। राजकुमार संतोषी अरे सर तो व्हाट अ आपने राइटर। उनसे बात की घायल अरे घातक सर दामिनी, क्या बोला मैं आपको आपने? बता, मैं उनको बोल के आऊँ कि आप इंडिया के स्पीलबर्ग हो। हाँ। सिर्फ आपने लेजेंड ऑफ भगत सिंह, खाकी, अंदाज अपना अपना, घायल, घातक और दामिनी किया। इतना वैरायटी और इतना बड़ा रेंज नहीं है भारत में किसी का, नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। है ही नहीं सर। आप इमेजिन कीजिए ना, अंदाज अपना अपना और लेजेंड ऑफ भगत सिंह सेम बंदे ने लिख के डायरेक्ट किया, मतलब मैं तो ये दामिनी, घातक, घायल को सनी देओल एंग्री ट्रिलोजी बुलाता हूँ। एंग्री सनी देओल ट्रिलोजी। और वो मैं उस दिन ये ऐसा मैं है। एक्चुअली दीपेश से बात कर रहा था, जो अपनी ये है घायल जो है, घायल, घातक, घातक, नहीं घायल, क्रोध को पालना सीख वो घातक है। काशी, काशी, हाँ हाँ, घातक है, हाँ, घातक sorry। तात्या। हाँ तात्या। सात भाई। हाँ, उसमें जो वो लाइन है सर, क्रोध को पालना सीख काशी, वो क्या deep और वो philosophy है। भी तो सर वो लाइन है जो कि तुझे कातिया को नहीं मारना, कातिया के डर को मार, कातिया खुद ब खुद मर जाएगा। अरे यार, अरे वो सर वो तो तो लेजेंडरी फिल्म में जबरदस्त है ना, जब अमरीश पुरी के गले में पट्टा बांधता है वो, आप उस इमेजिन वो नहीं कर अपने सकते आपके साथ क्या वो होता है। आपके उस मन scene से देखते कभी हुए। वो विजुअल निकलता ही वो नहीं। रेंज पे ड्रामा संतोषी ही सोच सकते हैं कि यार इस रेंज पे सोचूंगा मैं, ड्रामा इधर नहीं इधर है। और फिर अब उसके बाद तो फिर जब बदले की आ गए सनी देओल के अंदर, वो तो और justify- अंदाज अपना अपना तो देखिए ना सर, जो वेस्ट में जो स्टोनर कॉमेडीज बनती हैं, वो सब फिल्में, बिल एंड टेड्स एक्सीलेंट एडवेंचर, क्लर्क्स, जेन साइलेंट बॉब, डम्ब एंड डम्बर, उस जोन की पिक्चर है सर वो। इट्स अ ग्रैंड फिल्म सर। उसकी राइटिंग क्या ब्यूटीफुल है, उस दोनों की एक्टिंग, और सबकी एक्टिंग सर, एवरीबॉडी, मतलब अंदाज अपना अपना तो मेरी वो है। ग्रेट फिल्म हमेशा सर शुरू होते ही फ्लॉप हो जाती है। अंदाज अपना वो एवरेज फ्लॉप नहीं थी, एवरेज हो गई थी, चली नहीं थी वो तो बाद बट में। जब उसके कैसेट सेल्स आए ना तो फिल्म में, एंड जब सैटेलाइट पे फिल्म आ गई तब तो फिल्म डायलॉग्स के डीजे वाले कैसेट आते थे ना, डायलॉग और गाना मिला के जो बना करता था उनके। घायल घातक के तो टॉप पे रहते थे। एक पीछे एक दिन हमारे संतोषी सर हमारे ऑफिस में आ गए एक नरेशन के लिए। नरेशन के लिए आए थे। अब हम बैठे, हम सब बच्चे आए हुए हैं, जूनियर्स भी हैं सब, और कोई बोला संतोषी सर, हमें बिलीव ही नहीं हो रहा। और हमें डर हमें ये हो रहा है कि यार संतोषी से सुनाएंगे। थैंक गॉड कोई दूसरा उनके मित्र आए थे, वो कोई पिच कर रहे थे। हमें लगा कि संतोषी सर का हमें सुनाने आए, हम कैसे जज करेंगे इस आदमी को। मैं बोला भाई हमें मत बिठाओ इस नरेशन में। नहीं बहुत और तौहीन- सर उनकी एनर्जी गजब है। वो 18 साल के हैं, वो जोक्स में ये सब एकदम लाउडली, वो बहुत सही आदमी है। मुझे वही लग रहा है कि जिसने घायल, घातक, दामिनी, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, अंदाजा, वो उसको मैं कैसे जज करूंगा यार उसकी स्क्रिप्ट को। मुझे क्यों फिल्मोग्राफी है? देखिए सर, इंसेन फिल्मोग्राफी, जबरदस्त, अभी इंसेन। वो लाहौर बना रहे हैं शायद, बहुत उपन्यास पे। खाकी कितनी अच्छी है यार, जो अजय देवगन अमिताभ बच्चन वाली यार। बस है उसमें। आमिर भी थे। आमिर ने कुछ बोला आपको या आपने कोई बात की उस शूट में? उनसे वही लगान वगान की बातें हुई, सबसे अधिक तो बातें अंदाज अपना अपना की हुई, तो उसमें सारी कहानियां उन्होंने सुनाई, कैसे क्या हो रहा था। वो तो उनका एक वो हर इंटरव्यू में राज सर बताते ही हैं, वो पहले से भी कुछ कुछ कहानियां सुनी थी, बट वही उनके साथ ज़्यादातर बात अंदाज अपना अपना की हुई। आमिर सर से लगान की भी बातें बहुत हुई। तो लगान में जो ये गोली प्ले करते हैं दयाशंकर पांडे, उनका छोटा बेटा मेरे साथ काम करता है, तो उनको भी घर पे उन्होंने बुला लिया था। तो लगान के थोड़े से किस्से विस्से चालू हो गया। तो बहुत वो लगान की पूरी टीम अभी भी दोस्त है। यशपाल सर जो हैं उसमें लाखा, उनके साथ अभी हमने काम किया सेना में, वो भी बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर हैं वो भी। इनके साथ दयाशंकर जी भी बहुत अच्छे एक्टर, उनके साथ भी काम करना है विश लिस्ट में। तो लगान का जो मैं शुरू में बोल रहा था, जो पूरा एंसेम्बल कास्ट है, मैं उनसे मिला था एक बार हमारे ऑफिस में किसी मीटिंग के सिलसिले में आया था, राजूत्सी जो इस्माइल बने हैं। मैं बोला यार ऐसा लगान सब कुछ स्माइल लगान के साथ उन्होंने उसमें कितना अच्छा किया यार। वो जो फिल्म है वो तिग्मांशु धुलिया वाली, हासिल हाँ ए जैक्सन माँ कोई साइड जैक्सन माँ गाना सुना, तुम क्या खाते हो? बोलता है कि अभी बहुत इतना उदासी का माहौल है, तुमको गाना का पड़ा है, तो ठीक है कोई सैड सॉन्ग सुना दो। नहीं वो लाइन बड़ी अच्छी है उसमें कि वो रो रहा होता है, बोला हमारे साथ काम करोगे? इरफान साहब कहते हैं उससे, हाँ कर लेंगे, क्या खाओगे? बोला ब्रेड दे दीजिएगा, हाँ तुम तो डबल रोटी खाते हो। तो हासिल तो सर ऐसी फिल्म में रटी हुई है, हासिल शुरू से अंत तक एक एक डायलॉग मेरे को एकदम ऐसा फिल्म दिमाग में 25-40 बार देखी होगी ना वो फिल्म। तो वो हॉस्टल की हमारी फेवरेट फिल्म थी। हाँ सारे हॉस्टल्स की, मतलब ये उस पूरी नॉर्थ की बेल्ट के जितने भी युवा बड़े हुए हैं वो हासिल पे ही बड़े हुए हैं हमारे। और हम लोग जब कॉलेज में थे तो बीच में एक पिक्चर आ गई थी सटली, बहुत प्यारी फिल्म आई थी कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर, दिल दोस्ती एक्सेट्रा। उसमें है अपने ये श्रेयस तलपड़े हैं, उसमें मिश्रा संजय मिश्रा जो उसमें, अरे सर वो फिल्म इतनी अंडर द रेडार वो फिल्म चली गई। हमारे कॉलेज में, पुणे में थे हम लोग, हमारे कॉलेज में आइकॉनिक फिल्म थी वो, आइकॉनिक। हम लोग तो सर लिटरली कोई लड़ाई होती थी हमारी हॉस्टल में, हमारा डायलॉग ही चलता था,
हमको जो आज उसने मारा है, हम उसके जन्मदिन के दिन उसको मार देंगे। तो मतलब हम उसी जोन में रहते थे, हासिल भाई जोन में। एज एन एक्टर आपने वो जो कुर्सी पे बांधने वाला सीन आप देखा, इतना इंटेंस सीन कहीं आज तक हुआ ही नहीं है। मतलब वो अंदर से निकल रही है। गौरी शंकर पांडे आते हैं, आशुतोष राणा आते हैं और बोलते हैं, हम आ गए गौरी शंकर। मेरा तो फेवरेट सीन वो वाला जो माथा में मेहंदी लगा के ये जिमी सर्किल आता है पहली बार, तो बोलते हैं कि इसको मिले हो एक्टर, इसकी एक्टिंग देखो ना तुम्हारी, भाई इनसे सीखो कुछ। इससे कुछ सीखो। अरे आशुतोष सर ने कितना अच्छा किया, मैं उनसे मिले थे, आशुतोष राणा सर से मिले, उनको भी मैं कि वो हासिल में जो उन्होंने किया कि जो आते हैं ना वो कॉलेज में, भैया बड़ा वो वाली एक्टिंग कर रहे हैं, गैया हाँकते हैं ना गाँव में सर। विधानसभा, इसमें वो पंकज झा के कान में गोली लग गई होती है, तो बोलते हैं कि विधानसभा होता है, लोकसभा होता है, जानते हो? हाँ भैया जानते हैं, वहां जाना है, तुम इसे चलवाएंगे गोली। अरे सर वो फिल्म तो मतलब आप हम लोग घंटों बात कर सकते हैं। वो एक जनरेशन ऑफ एक्टर्स जो है ना सर, वो पूरा द आशुतोष राणाज ऑफ द वर्ल्ड, द जिमी शरील, आशुतोष राणा, वो जो पूरा एक बैच है, मतलब लगान वगान हासिल वासिल फिल्मों में जो एक्टर्स का एक बैच आया था ना, वो क्या बारात के टाइम तो हम आएंगे और किसी ना किसी को लेके जाएंगे। सही सीन है यार। फिर पान सिंह तोमर में भी उन्होंने कंटिन्यू किया, वो गुलाब जामुन आइसक्रीम वाला सीन है, जैसे पत्रकार हो है ना, जो उनके बोलने वाला सीन है। चर्बी आ गई तो उनमें जो पत्रकार है विजेंद्र काला, उनके साथ हमने फिर काम किया था आम आदमी फैमिली में। तो हमारी नजर रहती है सर, जिनसे हमने सीखा है, जिन लोगों से। आइकॉनिक सी फिल्म्स थी। एक इरफान का ट्रेजेक्टरी भी आप देखो, वो सर्कल उन्होंने पूरा किया कि हमारा हासिल वाला जो हम फैन फॉलोइंग हमारी उनको लेकर रही, और फिर उन्होंने आप लोगों की तरह जो स्किट किया था पाकिस्तानी मीम के ऊपर, टीआईबी के साथ एक स्केच किया था। के साथ किया था। मतलब वो ओपन थे उस चीज को लेके, ये नई चीज आ रही है तो हम तो उनको चंद्रकांता आइटम सॉन्ग किया था उन्होंने, मेकिंग ऑफ आइटम। हम तो चंद्रकांता से जान रहे हैं उनको, बिल्कुल चंद्रकांता में थे। और स्टार बेस्टसेलर भी, तो स्टार बेस्टसेलर में जो उनकी शॉर्ट स्टोरीज आती थी वो ही बड़ी प्यारी होती थी। आपने रवीश के रोल में मनोज वाजपेयी के साथ एक किया था, उनकी फिल्म आने वाली थी। हाँ सर, मैंने सर 2 किए हैं उनके साथ, तो एक और उनकी गली गुलियां फिल्म थी और उसके साथ भी किया। और अभी तो उसमें मुझे इम्प्रोवाइजेशन बहुत शानदार लगा आप लोगों का। मुझे नहीं लगा कि वो आप बहुत स्क्रिप्ट पे बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे थे। हाँ सर, रवीश में करते हैं ये हम लोग, हाँ बेस बना लेते हैं, हाँ। उसके हिसाब से करते हैं। तो वो आपने उनके साथ जब वो सीन किया, बेसिकली आप एक्ट ही दोनों कर रहे थे, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो कैसा आपको रिएक्ट कर रहे थे और आप कैसा कर पाए? फीलिंग क्या थी मन में? सर आई थिंक रवीश की रिपोर्ट जो शो हम करते हैं उसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द असाइनमेंट है, सामने वाले को समझ में आ गया कि ये किस तरह का स्पूफ है और इसमें क्या करना है। वो आई थिंक हमने कई सेलिब्रिटी के साथ किया है। सबसे अच्छा मनोज सर ही समझे, क्योंकि वो खुद बिहार से। उन्होंने क्या पूछा आपसे सबसे पहले कि भाई क्या करना है, कैसे करोगे? उन्होंने पहले तो वो रवीश की रिपोर्ट, वो जो ओरिजिनल रवीश की रिपोर्ट आती थी वो देखते थे, तो उनको पता था कि ऐसा कुछ रिपोर्ट होती है। फिर उनको हम ऑब्वियसली, हम जब किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ पिच करते हैं, तो उनको हम भेज देते हैं अपने वीडियोस की, ये देख लें। तो उन्होंने देखा था, तो अपना होमवर्क करके ही आए थे वो कि क्या है कैसा है, तो वो समझ गए थे असाइनमेंट। तो वो असाइनमेंट समझने के बाद वो फिर उसी लहजे में, जो हमारा बिहारी का एक्सेंट होता है, उसी लहजे में उन्होंने बात की, हमने वही जोक्स लिए। तो वही है, अंडरस्टैंडिंग असाइनमेंट वाली बात है। क्योंकि कई लोग ऐसे आए हैं, मैं बड़ा ऑकवर्ड हो गया था, 2-3 मैंने इंटरव्यूज किए सेलिब्रिटी के साथ, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्हें पता ही नहीं था रवीश कुमार के बारे में। मेरे बगल के गांव से हैं। नहीं, मेरा गांव है मौजे माधोपुर, और मनोज सर का गांव है बेलवा पकड़ी। हमारा पंचायत सेम होता है हमारे गांव का। हाँ, तो आप मेरे गांव जाते हैं, पापा जब भी जाते हैं मेरे साथ गांव, तो दिखाते हैं, देखो मुझे कौन नहीं समझा? सर नाम थोड़ी दूंगा आपको कट के बाद बता देगा। तो असाइनमेंट वही है कि उनको पता ही नहीं था मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, और सामने वाले को लग रहा है कि मैं कोई रैंडम ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा खराब एक्टर समझ रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, ये हंसते क्यों बात बात पे, ये क्या ऐसी है। तो मैं बोला यार ये मेरे को ज्यादा ऑफेंस क्यों हो रहा है मेरे से, यार मैं ऐसा क्या खराब एक्टिंग कर दी। फिर जब इंटरव्यू खत्म हो गया तो मुझे पता चला कि अच्छा इनको पता ही नहीं है कि रवीश कुमार कौन है, तो इनको लग रहा है मैं कुछ तो रैंडम कर रहा हूँ। तो ऐसे भी 1-2 आप एक अब आजकल न्यूज मीडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव हो गए हैं आप, लाइफ लॉन्ग, मतलब रिटायरमेंट आपको इससे मिलने ही वाला है। पत्रकार हो एक सेंस में आप। हाँ, तो पत्रकारिता जगत का कभी कुछ होने वाला हो तो ऑफर आते होंगे, मीडिया रंबल में आ जाइए, इसमें आ जाइए। मेरे को कई बार लोग बोलते हैं कि रवीश सर के साथ आप कुछ कीजिए, तो मेरे को तो शर्म आती है कि यार मैं जिस आदमी का मजाक उड़ा रहा हूँ उसके सामने अजीब लगेगा थोड़ा बैठना। तो हाँ सर आती है, और कई बार तो ऐसा हुआ है रवीश की रिपोर्ट करते टाइम हम लोग, क्योंकि रियल लोकेशन में करते हैं, तो अभी हम एक लास्ट हमने किया था मुंबई के गड्ढों पे, कि मुंबई में इतनी खुदाई चल रही है, आम जनता परेशान है। तो हमारे तो एक्टर गए, हमारे एक्टर भी ऐसे ही होते हैं कि दिखते ही हैं वो कि हाँ ये खुदाई वाले ही हैं, सब किए। एक आंटी आ गई उनके घर के सामने, वो थी कोई आंटी, मराठी आंटी थी,
उनका घर के सामने पूरा खुदा हुआ है, उनका बस स्टॉप उनको किधर है उनको पता ही नहीं है, तो बस ही कहाँ से पकड़नी है, वो बेचारी है मेड बैठती उनको पता ही नहीं बस कहाँ से पकड़नी है, बस पूरा इस टाइम खुदा हुआ है सब। वो आई और उनको लगा कैमरा और मैं रिपोर्टिंग, उनको लगा मैं सही का रिपोर्टर हूँ, वो अपना पूरा रैंट करके चली गई, ये लोग खोले जा रहा है, ये लोग सिस्टम फाड़ दिया आंटी ने, वो सिस्टम आंटी सब बोल के चली गई और इतना नेचुरल मिल गया, उनको लगा मैं सही का रिपोर्टर हूँ। मैंने भी एक्टिंग की, हाँ बताइए तो आप कहाँ बस कहाँ से पकड़ेंगे आप? अरे कोई नहीं सब उखाड़ दिया, बस किधर से पकड़ूं मैं, इधर रोधक खोदा है 4 दिन हो गया, काम पे जाने का मेरे काम पे जाने किधर से जाएंगे मैं काम पे? तो वो अरे वो सही है वो। बट हमारा सर वही है ना, मीम कल्चर में सारे बुरे जो डायलॉग मैंने लिए वही फेमस गाली है, गलौज। गाली गलौज वाले फेमस हो गए, ए लकड़ी क्यों बड़ी हो, झाड़ में आ जाओ घुस जाओ, वो सब चलने लग गए। वो काफी फेमस है रील में, उसमें गाली नहीं है। इन बच्चों के लिए इन ग्लेशियर, बच्चों के लिए ग्लेशियर बचा रहे हैं। हाँ वो तो बहुत अच्छा जेंजी भी पे है। एक तर्क है उनका कि तुम्हारे लिए ग्लेशियर, नदी, नाला, पहाड़, दुनिया बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इन्हें डूब के मर जाने दीजिए, पिघल जाने दीजिए ग्लेशियर, ये मर जाए साले। बहुत funny। आपने एक सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड जी में सर, काम किया, जी सर। अमृता सुभाष वगैरह के जी, साथ जी। काम किया, कैसा लगा और कैसी एक्ट्रेस लगी आपको? अरे वो तो इंस्टीट्यूशन है सर, उनकी मदर जो है वो एनएचडी से हैं। जी। तो मैं अमृता मैम को बोलता ज्योति था कि सुभाष। हाँ कि आपकी मदर एनएचडी से है, मेरे फादर को पता नहीं एनएचडी क्या है। तो वो एक्टिंग मैं तो उनसे मतलब एक्चुअली सीखा हूँ थ्रू आउट द शो। मैं उनसे पूछता रहता था कि आप क्या एक्टिंग करती हैं, और वो बहुत इंटेंस एक्टिंग करती हैं, बहुत अच्छा एक्टिंग करती हैं। तो एक हमारा सीन साथ में था, तो वो एक्टिंग कर रही थी। अब अच्छे एक्टर्स जो होते हैं वो बहुत कैरेक्टर में घुसे होते हैं, तो मेरे को एक सेकंड लगा कि वो लाइन भूल गई है, तो मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया कि उसके बाद आगे वैसे बोली कह रही नहीं मैं अभी लाइन्स कर रही हूँ, बोला सॉरी वापस ही कीजिए। तो उन्होंने बहुत अच्छे कुछ एक्सरसाइज बताया मेरे को, कि एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को बताई उन्होंने कि अकेले में डायलॉग्स बोलते रहो। घर पे हो ना, मान लो घर में कुक कर रहे हो या सो रहे हो, या मतलब सो रहे हो, सॉरी सो को तो कैसे बोलोगे, कुक कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, कोई भी काम घर में कर रहे हो, या घर में अकेले बैठे हो, तो अकेले में बैठ के अपने कैरेक्टर के डायलॉग्स बुदबुदाते रहो, ताकि वो अपना मैंने पूछा इससे क्या मिलेगा, तो बोली इससे तुमको पता चला कि वो कैरेक्टर अकेले कैसा है। हर इंसान के अलग अलग रूप होते हैं ना, कि भीड़ में कैसा है, अकेलेपन में कैसा है, माँ के साथ कैसा है, बाप के साथ कैसा है। तो सबसे अधिक करीबी से आप इंसान को तब जानते हो जब आप जान जाते हो कि आप खुद को क्यों जानते हो इतने से, क्योंकि आपको पता है कि आप अकेले कैसे हो। आपको 6 घंटा अकेले कमरे में छोड़ दिया जाएगा तो आप क्या क्या करोगे आपको क्लियरली पता है। तो जब आप अकेले कैरेक्टर्स के लाइन बोलोगे तो आप जानते जाओगे कि कैरेक्टर कैसा है। व्हाट इनसाइट हाँ, तो वो उन्होंने दिया। और उसमें मतलब डायरेक्टर जो है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अप्पू, उसने बहुत अच्छा काम किया। और हाँ, और उसमें मतलब शोज में सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी और आपने उसी में दिया मेरे को। और उसमें मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया जो मेरी उम्र से थोड़ा सा बड़ा भी था, मतलब मैं उस समय उतना बूढ़ा था नहीं। सेम हमारा भी है, एस्पिरेंट रेड किया उन्होंने, तो टीएफ का बड़ा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम लोग को कि चुटकुले वाले लोग हैं ये। हाँ, हम तो ये ह्यूमर ड्रामा में हम उतना गए नहीं थे। मेरा पहला ड्रामा कवरे करोना नहीं दिया वो ये सास बहू अचार में। तो वो बहुत अमृता मैम के साथ तो सर बहुत वो ओवरऑल एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा था। दिल्ली की सर्दियों में शूट कर रहे थे, यहाँ पे एक एयरबीएनबी पे एक फ्लैट किराए पे लेके रखा हुआ था आपके डेफ कॉल में। मुझे वहाँ जाके पता चला इट्स कॉल्ड डेफ कॉल, मुझे डिफेंस कॉलोनी पता था पहले। इट्स कॉल्ड डेफ कॉल फॉर द पीपल हु लिव इन डेफ कॉल। तो वहाँ पे रह रहे थे, तो बड़ा वो उधर पार्क वार्क बहुत अच्छे हैं। बच्चा मेरा उस समय छोटा था, तो मेरी पत्नी मेरे बच्चे भी बहुत खुश थे। 2 महीना हम दिल्ली में रहे थे। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर, बहुत मजा आया था। एंड एक्टिंग तो सीखी। उनका वो सीन आपको कैसा लगा जो रमन राघव 2.0 में जो भाई आता है और वो रोने लगती पति के सामने कि आ गया, वापस आ गया, विकराल हो जाती है वो। अमृता सुभाष ने रोल किया था ना। हाँ, देखिए आपने रमन राघव मैंने देखी है, ना समझ गया। वो नवाज की भाई है, वो बहन है, फिर वो मार के चला नवाज भाई होता है, वो पागल हत्यारा होता है, वो अपनी बहन और उसके बच्चे सबको मार उनका झुमका लेके आता है वो। जो खौफ होता है ना वो, उसमें उनका जो मुंह फटा का फटा जाता है, वो रोने लगती है, आवाज नहीं निकलती। इवन सेक्रेट गेम्स में सर क्या किया उन्होंने भाई, बहुत बढ़िया किया। और उन्होंने वो जो रेंज जो एंड जो उनके मेरे को ज्यादा उनका फाड़ परफॉर्मेंस, जब वो बूढ़ी हो जाती है ना, जब घर में एकदम बूढ़ी हो कैसे पड़ी हुई, उनकी बेटी उनका ध्यान रख रही है और एकदम वो कुंठित होकर बैठी हुई है, वो उन्होंने इतना अच्छा किया ना, वो बहुत अच्छी वो तो कर बहुत अच्छी। आपका एक बहुत फेमस कैरेक्टर लियो का, जी सर, वायरल कैरेक्टर है। एक सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है और मजेदार है, जिसमें आप अपने पापा को एक बीड़ी देते हो, सोने की बीड़ी। पापा ये लो सोने की बीड़ी। और वो बोले पापा है मेरे, वो कैरेक्टर लियो का मुंह बोला पापा है, पापा है नहीं, उसको मुंह बोला पापा बना ले। हवलदार ना, हवलदार, उसका पूरा सीन ऐसा चलता है कि वो आपका रियल पापा ऐसा लगने लग जाएगा उसको।
हाँ, वो कि उसको मम्मी बोलो, औरत नहीं, हाँ मम्मी उसको। बोलो, हाँ उसको मुंह बोला पापा बना लेता है। वो थाने में बंद होता है लियो, तो वो उसको बीड़ी चाहिए होती है पीने के लिए, सिगरेट चाहिए होता है, तो ये बंदा उसको एक बीड़ी दे देता है, तो उसको प्रॉमिस करता है कि जब मैं निकलूंगा तो इसके बदले आपको सोने की बीड़ी दूंगा पापा। तो उसको देख के बस लुक देता है लियो, तो वो है सर वो बहुत कैरेक्टर wild तो चीज, बहुत wild इट्स अ वाइल्ड कैरेक्टर। क्या क्या ब्रीफ है वो, है क्या वो कैरेक्टर आपके हिसाब से, क्या है वो, कैसे डिफाइन करोगे आप उसको? सर उसको आप डिफाइन करो सर, हम लोग रेफरेंसेस में बहुत बात करते हैं। बिग sorry। लेबोस्की। हाँ लेबोस्की और जैक गैलिफिनाकिस फ्रॉम हैंगओवर, तो वो कैरेक्टर्स हैं जीरो फिल्टर, नॉट रिस्पेक्टिंग एनीबॉडीज प्राइवेट स्पेस, दिल का फिर भी दिल का अच्छा इंसान, बट एक्शंस आर हेवायर एंड नॉट रिस्पेक्टिंग टाइम एंड मनी। दो चीज़ों की वैल्यू नहीं करता है, ना पैसे की इज्जत है ना समय की इज्जत है, और वह सब और आदमी के अंदर थोड़ा थोड़ा बोराट भी है। हाँ कहीं- थोड़ा कहीं- बोराट भी है, थोड़ा कहीं कहीं बोराट हाँ, है। तो हम फिल्म वर्ल्ड के लोग बहुत फिल्म रेफरेंसेस में बात मतलब करते हैं। इसमें वो एक सीन है सर, मतलब कई बार ना मेरे को वैसे वाले बड़े अच्छे सीन लगते हैं, मेरे डायलॉग नहीं हो बट हंसी आ जाए। डायलॉग से तो चलो आए जोक, जब हम लोग वही कोशिश करते हैं कि बिना कुछ डायलॉग बोले अगर हंसा दिया ना, right। तो एक सीन है लियो में कि ये नशे वशे करके कार में तीनों लड़के बैठे हुए हैं और कार एकदम डिवाइडर के बीच में खड़ी हुई है रात को, 3 लड़के नशे करके बैठे हुए हैं कार में, और लियो ऐसे बैठा हुआ है, एक पुलिस वाला आता है बोलता है ए, तो वो कह रहा है शीशा नीचे कर कि देखना मुझे तुम लोग, शीशा नीचे कर, तो लियो नीचे नीचे होता है ऐसे करता है, तो वो और और नीचे हो जाता है। अरे बोला अरे शीशा नीचे कर, तू क्या नीचे जा रहा है? एक्चुअली उस सीन का भी जो द मदर ऑफ दैट सीन, एक वही स्टोनर कॉमेडी के एक दो कैरेक्टर्स हैं, चीचन चोंग। तो चीचन चोंग की पहली थी अप इन स्मोक, अच्छा, तो उस पे उन्होंने डिवाइडर में गाड़ी लगा दी थी, और वहाँ पे उनकी वो उसका वो ड्राइविंग लाइसेंस देखता है, तो वो जो थॉट इट कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ थॉट्स कम फ्रॉम थॉट्स। जैसे 2-3 फिल्में हैं सर, जैसे मैं जिन फिल्मों से काफी इन्फ्लुएंस हुआ, ये क्यूटी आपा जिसे कहते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होने के लिए हम लोग मतलब मॉन्टी पाइथन, की एंड पील तो यही है, एयरप्लेन और of course। नेकेड गन, नेकेड गन ये 2 फिल्में ऐसी हैं अगर आप देख सकें, जो भी देख रहे हैं, नेकेड गन और एयरप्लेन, आपको दिखेगा कि यार ये वो मैंने पहली बार ऐसा वियर्ड ह्यूमर देखा, जो अंदाज अपना अपना भी है कहीं आप कह सकते हैं, तो काफी वियर्ड ह्यूमर ये इतने जैक गैलिफिनाकिस और इतने एग्जांपल्स की, इसमें केस्टो मुखर्जी को कहाँ रखते हैं आप लोग? अरे बहुत ऊपर सर, नाम नहीं ले पाए सॉरी। वो कौन सी पिक्चर है वो, अमिताभ बच्चन वाली, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र वाली, चुपके चुपके, फूल खिलाया अरे हाँ, वो ड्राइवर है, ड्राइवर सर, हाँ, आप चुपके चुपके। अरे चुपके चुपके राइट। अरे सर ये लो सब लेजेंड है सर, मैं तो बोला ना सर गोविंदा ही देख रहे और थे। वो शराब उन्होंने जिंदगी भर नहीं पी, ये कहा शराब जिंदगी भर नहीं पी उन्होंने, शराब टी टोटलर थे। संजीव कुमार की कॉमेडी सर, मैं एक्चुअली लियो करता हूँ तो मैं मतलब द संजीव कुमार स्टाइल ऑफ जो एक्टिंग बहुत सारी होती है कि बहुत स्ट्रेट फेस होके बहुत सीरियस और बहुत डेंजरस बातें बोल जाते थे। अंगूर वाला जो बैठ के वो ट्रेन में बैठ के वो जो पढ़ रहा है, वो ऐसे वो जो जासूसी की किताब पढ़ रहा होता है ट्रेन में, वो बहुत सीखा है सर। हमारे यहाँ बहुत अच्छे सर मास्टर्स ऑफ द क्राफ्ट रहे। जॉनी वॉकर, जगदीप। अरे ये जो इनके जो मुझे तो सर मतलब ये थोड़ा मतलब वो है कि उनको हम लोग बहुत विलन की तरह से जानते हैं, बट अमरीश पुरी कॉमिक टाइमिंग वाज वन ऑफ द बेस्ट। ब्रदर चाची 420 में जब वो लगता है इसको लाइन मारने, कमल हासन का जो फीमेल जो अवतार आया उसको, अरे सर ओह चाइना गेट, मतलब अमरीश पुरी, मतलब मुझे लगता है कि जो आदमी विलन अच्छा प्ले कर सकता है ना, वो ह्यूमर बहुत अच्छा प्ले करता है। अमरीश पुरी मेरे लिए, ओम पुरी, तो मतलब ये किस्सा है बहुत, जाने भी तो यारों का, जो नसीर साहब ने बोला है कि मैं थिएटर वाला आदमी था, मैं ना बहुत सोचता था कि ये क्यों, मेरा एक सीन था कि जहाँ मैं फ़ोन में बात कर रहा हूँ और मैं जिससे बात कर रहा हूँ पीछे ही है मेरे, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो पीछे है। मैं पूछता डायरेक्टर से, कुंदन ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या ह्यूमर है कि पीछे ही है, तो वो थोड़ा ज़्यादा दिमाग से लगा रहे थे। एंड उन्होंने बोला कि फिर मैंने ओम को देखा, ओम वॉज हैविंग फन, ओम वॉज नॉट आस्किंग क्वेश्चंस कि ये क्या हो रहा है। ओम को बोला कि तुम वो सतीश शाह की जो कॉफिन है उसको कार का हैंडल समझ के घर ले जाओ कि वो कार है, वो कर रहे हैं ओम जी, उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा कि ये क्यों है क्या है, वो मस्ती कर रहे थे। तो आई थिंक ओम पुरी एंड अमरीश पुरी सर दोनों ह्यूमर वाइज बहुत अच्छे थे। उत्पल दत्त, हाँ उत्पल दत्त भी अब कॉमेडी करते थे, क्या एक्टर थे ये लोग। टुनटुन को हम याद नहीं करते हैं, जबरदस्त। इसमें गोविंदा का आपने जिक्र किया, क्या आप मिस नहीं करते कि यार हमारा हीरो वापस नहीं आ रहा है, वो मतलब क्यों सर वापस मैं थोड़ा वो गोविंदा नहीं लौट पा रहा है? सर मैं थोड़ा ना वैसे वाला अप्रोच रखता हूँ टुवर्ड्स माय आइकॉन्स, जिनको मैं बहुत लुक अप टू करता हूँ। आई डोंट वांट टू मीट देम, आई नेवर वांट टू नो अबाउट देयर पर्सनल लाइव्स, यस, आई नेवर वांट टू जज देयर वर्क एज अ मतलब वो कि अच्छा ये करे वो करे, नहीं।
मतलब मैं वो एकलव्य मैं दूर से सीखना चाहता हूँ। मैं कभी वुडी एलन से नहीं मिलना चाहूँगा, मैं कभी गोविंदा से नहीं मिलना चाहूँगा, मैं कभी बहुत सारे लोग हैं जिनके काम से मैं बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ, नहीं मिलना, मैं नहीं मिलना चाहता हूँ। मैं एज पर्सन उनको नहीं जानना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कभी मिलना। तो मेरे को एक डिस्टेंस चाहिए, वो एक जो एनिग्मा होता है ना, वो दूर से ही मेरे को सीखना। तो अभी क्या कर रहे हैं वो, क्या करेंगे नहीं करेंगे, मेरे को उसमें पढ़ने का ही नहीं है। मैं अभी जाऊंगा रास्ते में, शायद मैं दूल्हे राजा देखूंगा एक बार, याद आ गया मेरे को तो मैं शायद बड़े मियाँ छोटी मियाँ, मम्मी को हम खिलाऊंगा, मम्मी को हम खिलाऊंगा, वो जो डाइनिंग टेबल पूरा सीन है, मैं वापस बलि देखूंगा। पर मैं उसमें घुसता ही नहीं हूँ, मेरे को एक डिस्टेंस चाहिए। नेवर मीट योर हीरोज। हाँ, नेवर मीट योर हीरो सर। वाइन को टेस्ट करने का तरीका होता है, वैसे ही आप सेवर एक्टर्स को सेवर करने का मैं दूर से सीखता हूँ। मैं जो मिलो मत करो जो राइटर्स भी मेरे को पसंद है, मैं उनको इंटरव्यूज ही नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ फिल्में देखता हूँ। क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हो रखा है कि मैंने जो सोच के वो फिल्म देखी थी और ये राइटर जो सुना रहे हैं उसमें थोड़ा विरोधाभास मेरे को लगता है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इनका ओपिनियन नहीं सुनता हूँ, मैं इनका काम देखता हूँ सीधा। आई लर्न फ्रॉम हिज और हर वर्क, मैं उसके काम से सीखता हूँ, मैं उनकी बातों से नहीं सीखना पसंद करता हूँ। मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं आप ये बताइए कि सिनेमा को कैसे देखें। तो आप जो पूरी बात बता रहे हैं मैं इससे एग्री करता हूँ। अगर आपको सिनेमा को रिलीज करना तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि कैरेक्टर्स को देखिए, एक्टर्स को मत देखिए, क्यों देखना, मत जानिए, मत मिलिए। बिल्कुल सर, तो आप वो एनहांस कर लोगे पूरी एक्सपीरियंस को। बिल्कुल सर, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना कि ठीक है मैं आपको अच्छा काम करके दूंगा, आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे। और वही बात होती है सर, मतलब हम लोग कोशिश ये करते हैं, मतलब हम लोग एक ही तरह के उस सोच है कि हम लोग ना अपने आप को रीलों में हर जगह जा जाके बहुत कम एक्सपोज करते हैं। वो कोशिश हमारी रहती है, उस एक्टरों को भी करना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि एक मिस्ट्री है कि यार ये आदमी क्या है, आपको नहीं पता होना चाहिए। आप सीधा उसकी एक्टिंग देखो भाई, उसका काम देखो। बहुत ज़्यादा अपने आप को हर चीज़ में मैं खा क्या रहा हूँ, मैं पी क्या रहा हूँ, मैं आज कहाँ जा रहा हूँ, ये सब बता के सर एक्टर का घाटा ही है। आपकी वो इल्यूजन जो है ना एक, वो टूट जाता है। इसलिए पुराने टाइम के लोग सुपरस्टार थे, आज सुपरस्टार बनने में लोगों को स्ट्रगल हो रहा है क्योंकि देखिए ना सर, रणवीर कपूर क्यों सुपरस्टार है? इल्यूजन नहीं, इल्यूजन है एक, इंस्टाग्राम पे है नहीं बंदा। हाँ, अनिल कपूर ही लंबे समय तक करते कोई सोशल प्रेजेंस है ही नहीं है, सोशल प्रेजेंस है ही रणवीर कपूर का। जो करता है लोग बाई करते हैं। ये ह्यूमर की बहुत बातें हुई। एक जैसे आपने एस्पिरेंट्स और कोटा फैक्ट्री जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें ह्यूमर भी है और इनमें एक रियलिटी भी है। तो क्या कभी बच्चों के आपके पास फीडबैक आए जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ में कितना मोटिवेट हुए, या उनकी जो एंग्स्ट और परेशानी थी उसको आपने कैप्चर करके दिखाया? कुछ इमोशनल मार्मिक फीडबैक कभी बिल्कुल आया? मेरे को आज भी बहुत, मतलब अदर देन एस्पिरेंट और कोटा, बहुत ये मैसेज आते हैं कि सर बड़ा बुरा दिन था, ये चल रहा है दिक्कत लाइफ में, ये फिर आपका रैंडम वही कि सर आपका एक सावधान पेट्रोल वाला एक स्केच है, वो हमने देखा और सर मज़ा आ गया। तो आज भी सर जो लोग परेशान हैं जीवन में, कभी दिन का ख़राब गया है, वो जब जाके ये मैसेज करते हैं ना कि सर आपका वो, आज मैंने रवीश की रिपोर्ट लगा के देख लिया, आज हमने लियो देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, उसमें क्या होता है कि वो उनका वो सारा दिन का जो स्ट्रेस होता है वो चला जाता है। तो बहुत अच्छी बात। कई बार मैं ना बहुत सिनिकल आदमी हूँ, मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि यार हम लोग इंपॉर्टेंट नहीं है यार। इंपॉर्टेंट देश में बहुत लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो जो देश चला रहे हैं, आर्मी वाले, ये लोग इंपॉर्टेंट हैं। मैं क्या हूँ, मैं एक तुच्चा सा एक्टर हूँ और राइटर हूँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो मैं ऐसा बहुत सोचता हूँ, मैं बहुत सिनिकल हूँ इस मामले में कि यार मेरी कोई औकात नहीं है, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का आदमी हूँ, मेरी औकात नहीं होनी चाहिए। बट फिर जब ये सब मैसेज आता है मुझे लगता है हाँ यार, मतलब तुम्हारा काम हंसाना है तो हंसाना है, अच्छी बात है। किसी को हंसा देना बहुत बड़ी बात होती है, कोई अगर हंस रहा है जाके, तो एक फिर मैं अपने आप को समझाता हूँ, नहीं तुम हो इंपॉर्टेंट भाई, तुम हंसा रहे हो लोगों को, ठीक है कोई बात नहीं। और दूसरी सर, हाँ वही सर, ह्यूमर मेरा ही मानना है कि आप कोटा बनाएं, एस्पिरेंट बनाएं, ग्राम चिकित्सालय बनाएं, पंचायत बनाएं, सिक्सर बनाएं, ह्यूमर तो होना ही चाहिए, क्योंकि ह्यूमर है पार्ट हमारे जीवन का। जी जी, जीवन हमारे देश का संगीत और हास्य, इसके दो के बिना तो हमारा जीवन चलता नहीं है। वो सारी फिल्में जिनमें बिल्कुल ह्यूमर नहीं है, मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ। मैं कह रहा हूँ आप कहिए बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म कहिए, उसका फ्लेवर हो सकता है, वो डार्क ह्यूमर हो सकता है, वो सटल ह्यूमर हो सकता है। हर बार ये नहीं कह रहा हूँ मैं स्लैपस्टिक चाहिए, बट ह्यूमर तो एक पार्ट है ना। हिचकॉक ने कहा था, हिचकॉक की कहावत है सर, अ थ्रिलर विदाउट ह्यूमर इज देयर इज नो पॉइंट ऑफ थ्रिलर विदाउट ह्यूमर। तो ये तो हिचकॉक भी मानते थे कि हिचकॉक की फिल्मों में ह्यूमर होता था। आपको इवेंचुअली डायरेक्टर बनने का आपका ड्रीम है, जब आप डायरेक्ट करेंगे तो कैसे प्रोजेक्ट्स आप बनाना चाहेंगे? ऐसे ही जो सिक्सर और या कुछ और आपके दिमाग में एक है कि यार ये मेरी सबसे ज़्यादा एम्बिशियस स्टोरीज हैं, ये कब फलीभूत होगी पर्दे पे? सर अभी मतलब एज अ डायरेक्टर डायरेक्ट करने के लिए बहुत कुछ सीखना है अभी तो। ऑब्वियसली मेरा ही मानना है, क्योंकि मैं राइटिंग एक्टिंग ये आप दोनों कर चुके हैं। मैं तो डायरेक्शन करता था, मैंने छोड़ दिया, मेरे को डायरेक्टर नहीं बनना जी, क्योंकि वो मैंने क्योंकि
बहुत मुश्किल काम है सर, मतलब बहुत टायरिंग जॉब है, मुश्किल घर बार छोड़ने वाला घर बार छोड़ने वाला काम है, परिवार के लिए समय नहीं मिलेगा, खुद के लिए समय नहीं मिलेगा। राइटर का क्या है, मेरा राइटर एज अ जॉब क्या है मेरा, मैंने लिख दिया, पैराग्राफ्स लिख दिया मैंने, लाइंस डायलॉग सब लिख दिए, सब एक्सप्लेन कर दिया मैंने। एज अ शो रनर मेरा काम है कि ठीक है एक टीम बिल्ड हो गई, टीम काम करना चालू कर दे, टीम के लिए सब जो आप घर पे बैठे कर सकते हो, जो मैं घर पे बैठ के, जो मैं 2 घंटे 4 घंटे आके और घर संभाल के सब कर सकता हूँ। डायरेक्टर का प्रॉब्लम क्या है सर कि अब हम ऐसे बैठे हुए हैं, अब इसमें शर्ट का कलर क्या होगा, मोजे का कलर क्या होगा, जूते में फीते का कलर क्या हो गया, सामने मग्गा रखा, मग्गा कौन सा कलर का होगा, इतना ज़्यादा सर्द है ना सर। मतलब इस मीडियम में, हमारे मीडियम में अगर कोई सबसे टफ जॉब, और उसमें क्या है कि इट्स नॉट जस्ट क्रिएटिव, इट्स क्रिएटिव प्लस नॉन क्रिएटिव पार्ट, पीपल मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो अ लॉट, है ना। और अगर सब कुछ अच्छा होता है तो लोग अरे एक्टर्स ने फोड़ दिया, अभी नया चालू हो गया, डायरेक्टर ने गजब लिख दिया। बट हम सभी दिस इज अ डायरेक्टर्स मीडियम सर, इस मीडियम में जो फिल्म मेकिंग मीडियम है सर, ये डायरेक्टर यहाँ का सर्वा डायरेक्टर, मतलब माँ इस मीडियम की डायरेक्टर है, बाप ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो आप सबके सपने में इन्वेस्ट कर रहा है, जो पिता का धर्म होता है वो कर रहा है, तो पिता वो है। माँ वाला जो जॉब है वो डायरेक्टर का जॉब है, तो बहुत टफ जॉब है सर। मैं अपने घर में बहुत सारी माएँ देख चुका हूँ, टफ जॉब। तो मैं इसलिए डायरेक्शन से मैं पीछे हट गया। राइटिंग और एक्टिंग, हाँ राइटिंग और एक्टिंग करना, और बहुत पेशेंस का काम है। मैं पर्सनली उतना पेशेंट आदमी भी नहीं हूँ विद अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे 3 4 5 6 7 8 10 15 तक मैं ठीक हूँ, वहां पे होते हैं 150 250 350 650, एवरीबडी इज लुकिंग अप टू यू फॉर मैनेजिंग एवरीथिंग एल्स। तो इट्स अ वेरी टायरिंग, वेरी टैक्सिंग, वेरी डिमांडिंग जॉब, और बहुत ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट है उस जॉब के लिए। इसलिए भी मैंने कहा कि मैं हाफ हार्टेड करूं, वो बेईमानी होगी उस काम के साथ, बेइज्जती होगी उस काम की, तो मैंने कहा कि नहीं भाई ये मेरे से नहीं उसका होगा। एक ट्रिक है सर, या तो अगर आप करना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूँ, पहले मैं राइटिंग ही सीख रहा हूँ अभी, तो मैं कि भाई मैं पहले और 4-5 शो या फिल्म लिखूंगा ताकि राइटिंग में मेरा हाथ जम जाए, क्योंकि मैं वही डायरेक्ट करूंगा राइटिंग जो मैं बहुत टाइम से कर रहे हो, शुरुआत में राइटिंग से ही किया था। बट अब वो शोज कम लिखे हैं ना अभी तो शुरुआत हुई है शोज की। पहले तो कॉमेडी स्केचेस वगैरह लिखे हैं जो फिल्म बनाने के लिए अभी इतना पुख्ता नहीं सर 20 साल बाद तो आपकी जर्नी शुरू होती है, 20 साल काम करने के बाद मेरे को लगता है। तो मेरा ये मानना है कि सर लिखो वही जो डायरेक्ट वही करो जो आपने लिखा, आपने जिया है, तो क्या ना थोड़ा विजन वाइज आप क्लियर हो जाते हो। Right, ये फिर ये सब चीजें संभालनी है। एक तो आप दूसरे का जब विजन लोगे ना किसी और राइटर का, वो अलग टफ काम हो जाता है। पहले तो उस राइटर का विजन आप समझो। जो अच्छे डायरेक्ट्स करते हैं सर, राज सर ही राइट्स एंड डायरेक्ट्स, टेरेंटिनो ही राइट्स एंड डायरेक्ट्स, Spielberg खुद लिखते हैं। पॉल थॉमस एंडरसन ही राइट्स एंड डायरेक्ट्स, टेरेंटिनो राइट्स एंड वुडी एलन राइट्स, डायरेक्ट्स एंड एक्ट्स एज वेल इन स्मॉल पार्ट्स और बिग पार्ट्स, जैसे भी उनका हो जाए। वो करेंगे सर, खुद की कहानी, खुद से निकली कहानी डायरेक्ट करेंगे, दूसरे का नहीं कर पाएंगे। वो उतना हसल नहीं हो पाएगा। दूसरे का करने के लिए फिर वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ चीजें होनी चाहिए, और बहुत अच्छा कामरेडरी होना चाहिए राइटर और डायरेक्टर के बीच में भी, कि हाँ भाई मैंने जो सोच के लिखा था वो आप तक ट्रांसलेट हुआ और आपसे पर्दे तक ट्रांसलेट हुआ, तो वो बहुत। डायरेक्टर से याद आया सर, आपने पूछा तो मैं मतलब ये मंच है इसलिए कहना चाहता हूँ। हमारे जो डायरेक्टर हैं सिक्सर के, देवांशु मल्होत्रा, पहला सीजन चैटी ने डायरेक्ट किया, चैतन्य ने, दूसरा उन्होंने किया। वो उनकी मतलब वही जो डीवीडी ने कहा, सब घर बार छोड़ के एक पेज पे आके राइटर की सुन के एक्टरों के साथ, वो एक्सपीरियंस बहुत चिल रहा सेट पे। इनका पहला प्रोजेक्ट है नहीं इन्होंने हमारे साथ फ्लेम्स किया हुआ उसने, वो पहले हमारे यहाँ काम करता था, फिर बाहर गया कुछ तो बहुत अच्छा काम किया है उस आदमी ने। जो सारी चीजें उन्होंने बताई ना, बलिदान की, ये करना, वो सब। सर अब क्या है ना कि राइटर हूँ मैं, अब मुझे कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट के साथ नहीं बैठना है ना सर, मेरे को प्रोडक्शन डिजाइनर के साथ नहीं बैठना है, मेरे को डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी के साथ नहीं बैठना है, उसको बैठना है, डायरेक्टर को बैठना है, और अपना दिन का सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम उसको देना, अपना कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट को। और जो मुझे फिल्म मेकिंग में सबसे टफ काम, लेस इंपॉर्टेंट काम लगता था क्योंकि बहुत टफ था, इसलिए मैंने बोला कि भाई नमस्कार। थीम्स अगर मैं आपसे रिफ्रेम करूं उसको, जैसे मान लीजिए अगर आपको राइटर रहना है और आपको डायरेक्टर बनना है, तो कौन सी थीम्स आपको सबसे ज़्यादा जो आपके काम को डिफाइन करती है और करेंगे कि ये तो दिखेगा ही दिखेगा, इसके बिना मैं अपनी स्टोरी नहीं कह सकता, मेरे को ये मैं कहूँगा अपनी स्टोरी में हमेशा? वही सर शिवांकित ने बोला सर, ह्यूमर रहेगा सर हमेशा। ह्यूमर, हाँ अच्छा, ह्यूमर हमेशा रहेगा सर। कोई भी ड्रामा आप उठा के देख लें, जो शोज हमें पसंद भी है, जो फिल्म इनोवेटिव ह्यूमर है, हाँ उसमें ह्यूमर विल ऑलवेज बी देयर। मतलब गुड फेलास में ह्यूमर है, गॉडफादर में ह्यूमर है सर, और जो भी फिल्में जो शोज पसंद है, ब्रेकिंग बैड हो गया, ब्रेकिंग बैड का अलग, सोप्रानोस हो गया, द वायर हो गया, जो भी अच्छे, गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया। हमने सबके ह्यूमर पे बात की, एडम सैंडलर के ह्यूमर पे बात नहीं की। वो वहाँ के गोविंदा हैं,
आई लव हिम अभी आई है हैप्पी गिलमोर 2 आई है देखो हाँ, आई बहुत है, अच्छी है बिल्कुल। बहुत अच्छी है तो मेरा तो इसमें एक और है कि मेरा ह्यूमर के साथ मेरा जो सॉरी टू कट यू अगेन बट एडम सैंडलर को जब सीरियस रोल दिया गया अनकट जेम्स हाँ अरे बढ़िया। मैं आपके मन से कहना चाहता हूँ एवरीबॉडी मस्ट वॉच दैट फिल्म बहुत एजी वो पिछले 10-15 साल की वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्मों में है वो वेल डायरेक्टेड स्पेसी एंड इट्स एंजाइटी इंड्यूसिंग फिल्म है वो फिल्म देख के आप उस कैरेक्टर के साथ बहुत दिन बाद मैं एक ऐसी फिल्म देखा हूँ जिसमें मैं उस कैरेक्टर के साथ था और थ्रू आउट मैं फिल्म देख रहा था साथ में और व्हाट अ सैड एंडिंग। स्पॉइलर है बट प्लीज वॉच अनकट जेम्स अगर अनकट जेम्स ये भी दिखाती है कि एडम ने शुरू से जो अपनी एक्टिंग स्ट्रेटेजी रखी उसमें वो अपने फेस को और अपने एक्सप्रेशन को जहाँ रखते हैं वहां से बड़ा आसान है इधर चले जाना और इधर चले जी जाना। सर और इसने सही बोला ना सर ह्यूमर अगर आप कर रहे हो तो आपका मतलब इधर उधर गियर शिफ्ट इजी हो जाता है करना बहुत इजी हो जाता ह्यूमर अगर आपने कर लिया ना तो सबसे टफ गियर वही है उसके बाद तो फिर सब गियर लग जाते हैं तो वैसी वाली चीज है एक्टर के लिए वो हो जाता है। लास्टली आने वाले प्रोजेक्ट्स आप लोगों के क्या है? इसको MX प्लेयर पे देख सकते हैं सिक्सर को। सिक्सर सीजन 2 रिलीज हुआ है Amazon Max पे बिल्कुल फ्री आप देख सकते हैं जी रिलीज हो चुका है 5 एपिसोड हैं जी बॉबी देओल भी बीच बीच में आके कहते हैं आश्रम के भी आ चुके हैं एपिसोड आप देख रहे हैं। तो और प्रोजेक्ट्स आप लोगों के आने वाले सर आ रहा है कुछ शोज पे काम चल रहा है फिल्मों पे काम चल रहा है हमारा TVF की फिल्में सेना का अगला सीजन आएगा जी सर अगले साल से सर TVF की फिल्में आनी चालू हो जाएंगी होपफुली भगवान ने चाहा तो और एक का तो डेट भी अनाउंस हो ही चुका है 1 का जो अरुणाब सर ने लिखी है मैंने उनके साथ उसमें काम किया डायलॉग्स पे और दीपक मिश्रा जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं तो वो एक आने को तैयार है और 3-4 फिल्में और हम जिस पे काम चल रहा है तो अभी हम थोड़ा फिल्मों में भी एक्सपैंड कर रहे हैं तो हमारी फिल्में भी आती हुई दिखेंगी और शोज जो हैं वो तो चलता ही रहेगा और यूट्यूब तो हमारी जन्मभूमि है तो वहाँ तो हमेशा रहेंगे यूट्यूब पे तो आते ही रहेंगे हम बहुत वैसी रेवाई ब्रीड हैं हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि यार कुछ भी हो जाए यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे हमारा करियर इधर चले जाए हम कुछ बड़े स्टार बन जाएं ये हो कुछ हो जाए जाए सर। फिल्में जाए शो जाए हमें जो वो मजा आता है ना जो 4 लोग रूम में बैठ के 5 जोक लिखे और चले गए शूट करने और यूट्यूब पे डाल नीचे दिया। कमेंट्स आते रहते हैं लोगों के उस जोक के टाइम स्टैम्प के और जो हमारी यूट्यूब ऑडियंस सर मतलब दे आर ब्रिलियंट उनके आइडियाज से हमने स्केचेस बनाए उनके आइडिया से हमने जोक्स बनाए वो हम करते रहेंगे मरते तब तक कितने ही बड़े हो जाए हम कुछ भी सर यूट्यूब ऑडियंस को तो कभी नहीं छोड़ना है सर यूट्यूब तो हमारी मतलब एक्चुअली जन्मभूमि है वहीं पैदा हुए हैं क्रिएटिवली जन्म यूट्यूब पर ही हुआ है सर तो यूट्यूब पर हमेशा रहेंगे जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा थैंक यू हमें भी बहुत अच्छा लगा सर थैंक यू सो मच लंबी बातें हैं फिल्मों का मजा है मजा आया सर आपका ही पैशन दिखा कि आप भी हमारे टाइम में मूवी बफ वर्ड हुआ करता था जी है ना मूवी बफ सिनेफाइल अब आया तो हम लोग मूवी बफ्स हैं हम लोग सिनेफाइल्स नहीं यार मूवी बफ्स सिनेफाइल में सुन के ऐसा लगता है कि सिनेफाइल लोग सर वो बोरिंग आउट हाउस फ्रेंच फ्लॉप फ्रेंच फिल्में देखते हैं एकेडमिक हो जाता है एकेडमिक हो जाता है हाँ ज्यादा एकेडमिक हो जाता है हम लोग मूवी बफ्स हैं मूवी कि मतलब जितना RRR भी देख रहे हैं और जुगनुमा भी देख रहे हैं मेरा तो ऐसा है मेरे मेरा ऑफिस मीटिंग में हुआ कि एक दिन मैंने बोल दिया कि उसका भाई है वो एंथनी हॉपकिंस हॉस्पिटल में काम करता है US में तो एक हमारी राइटर है लड़की है उसने बोला कि सर आप सच में मूवी बफ हो इट्स नॉट एंथनी हॉपकिंस इट्स जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल एक्टर है एंथनी हॉपकिंस हैनिबल डॉक्टर हैनिबल तो मेरे मुंह से वो निकल गया तो मूवी बफ्स का आपने जिक्र किया तो अभी जो फिल्म सारी कांतारा आ रही है पार्ट 1 आ रही है और मस्ती 4 आ रही है नहीं सर कांतारा सर मस्ती कांतारा जो मस्ती मुझे लगता है जो उम्र थी वो वाली जब मस्ती 1 आई थी वो उम्र थी बहुत एंजॉय किया था बट दिक्कत ये हुई ना जो उनके मेकर हैं उनकी उसी उम्र में बना रहे हैं उनको देना चाहिए यार हाँ, अगर सेक्स कॉमेडी नहीं मेरे को लगता है कि अब उन क्या करना चाहिए ना कि जैसे शौकीन देखिए सर आपने देखी होगी ना देखिए अशोक कुमार एंड तो उसमें एक मैच्योरिटी थी कि 55 साल 60 साल 65 साल के बूढ़े उनके अंदर अगर थोड़ा सा नहीं या तो आप जेंजी को दे दो आप जेंजी यंग 20-25 साल के राइटरों को दे दो चलो सेक्स कॉमेडी लिखो नहीं मेरे को लगता है कि 45 साल के जो लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छी सेक्स कॉमेडी बन सकती है वो क्या है कि वो यू आर नॉट राइटिंग फॉर द एज यू हैव टू राइट फॉर द एज बट फुड़ता है ना वो सेक्स कॉमेडी में भी एक इंटेलिजेंस चाहिए हाँ जो शौकीन में है अमेरिकन पाई का एक भारतीय अनुवाद उन्होंने करने की कोशिश नहीं सर उस समय वो यंग थे अमेरिकन पाई भी एंजॉय की थी मस्ती भी एंजॉय की थी क्या कूल है हम पार्ट 1 में एंजॉय की क्या सुपर कूल है हम वो नहीं एंजॉय कर पाए थे उस समय तक थोड़े बड़े हो गए उत्सव एंजॉय किया आपने उस समय तक उत्सव नहीं आया शेखर सुमन की फिल्म थी वो भी सेक्सुअल फिल्म है काफी अच्छा नहीं मुझे याद नहीं है इरोटिका के अंश तो इरोटिका है। मणिकौल की बादल द्वार एक फिल्म है बहुत आर्टिस्टिक फिल्म है उसमें भी बहुत अंश है एक प्राचीन कहानी उस पर बेस्ड है पर यह है कि मतलब एक मिर्च भी आई थी सर फिल्म बहुत अंडररेटेड फिल्म है 4 कहानियों की उसमें भी एरोटिका ही है हाँ उसमें कोंकणा सेन और नोदे सिंह और ये लोग थे बोमन ईरानी
बहुत अंडररेटेड फिल्म है, मिले किसी को देखना, मिर्च करके। मिर्च, हाँ मिर्च है, मिर्च नाम उसका, एंथोलॉजी। तो ये एक ऐसा इंटरव्यू है जो दोबारा शुरू किया जा सकता है और 1 घंटे और किया जा और सकता फिल्मों है। में बात कर सकते इतनी बात नहीं हो सकती, मूवी बफ सब मिल गए यहाँ पे। पर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मतलब जैसा मैंने सोचा था उससे बिल्कुल ऑपोजिट इंटरव्यू गया है। नहीं, और होपफुली फिर करेंगे हम लोग कभी। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।